हेलो बच्चा लोग, आप जानते हो कि हमने गाला के सैंपल पेपर्स यहाँ पे पढ़ाने आपके लिए चालू कर दिए हैं मैथमेटिक्स के। तो आपने देखा पहला हमने पेपर आपको पढ़ाया जो बोर्ड में 2024 में पूछा गया था। अब उनके और भी पेपर्स यहाँ पे मैं बाकी के पढ़ा देने वाला हूँ। यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स बेसिक जिन्होंने लिया हो, जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये पेपर सेट बहुत काम के हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो ट्राई कर सकते हैं। गुजरात बोर्ड वालों के लिए बड़े ही काम के होते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे जो पेपर्स कुछ लोग करते हैं तो उनको उनके मन में सवाल होता है, सर क्या इसी में से सब कुछ आएगा? अरे माय डियर, ऐसा नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कि हम पेपर्स क्यों कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप इस सवाल को जब बना रहे हो तो आपको पता चले कि कौन से चैप्टर का कौन सा सवाल आपसे बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, उसकी पैटर्न पता चले, कौन से टाइप के सवाल आ रहे हैं वो पैटर्न पता चले। और इससे आपको पता चल जाता है कि ये पॉइंट आपका वीक है, इस सेक्शन के ये चैप्टर का सवाल आपसे नहीं बन रहा, तो उस चैप्टर के उस टाइप के सवालों की आप प्रैक्टिस कर सको ताकि आपका कंटेंट स्ट्रांग हो जाए और फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस आए। तो इस बातों को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए नहीं कि यही पेपर किए और यही सवाल आ गए, लेकिन हाँ, अगर आप इन पेपर्स को करके जाते हो तो आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही रिसर्च करके और अच्छे पेपर बनाते हैं। आप इसके अलावा भी काफी सारी ब्रांड अवेलेबल है जिसके पेपर्स आपको ट्राई करने चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके जरूर करने चाहिए क्योंकि 5-6 पेपर है। 6 पेपर्स तो बंदा आराम से कर सकता है कम समय में। उसके बाद दूसरे पेपर सेट्स पे आप चले जाइए, वी डोंट हैव ऑब्जेक्शन। हमारे खुद के भी सैंपल पेपर्स अवेलेबल है जिनको आप ट्राई कर सकते हो। प्रोटोन सुप्रीम सैंपल पेपर्स जो बहुत ही अच्छे होते हैं, स्टैंडर्ड के लिए हम स्पेशली वो बनाते हैं। तो जिन्होंने भी स्टैंडर्ड लिया हो उनके लिए भी बड़े अच्छे हैं, और बेसिक लिया हो तो वो भी ट्राई कर सकते हैं कि भी देखने के लिए, क्योंकि इस दोनों के पेपर्स में सिर्फ 10% का डिफरेंस होता है ना। चलिए हम फिलहाल पहले इस पेपर्स पे आ जाते हैं कि ये पेपर पे ये पहला सवाल क्या कहता है। बाद में बाकी की चर्चा धीरे धीरे करते रहेंगे कि कौन कौन से और क्वेश्चंस में आगे पढ़ाने वाला हूं या फिर कौन कौन से और पेपर्स आगे में पढ़ाने वाला हूं। यहाँ पे देखा जाए तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर 2 दिया हुआ है जिसमें सेक्शन ए की अगर चर्चा करें तो सेम तरीके से एमसीक्यू 1 से लेकर 24 तक ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, जिसमें स्टार्टिंग में हमें एमसीक्यूज वगैरह देखने को मिलेंगे, है ना। हम कह सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स दिए, लेकिन ऑप्शंस भी दिए, उस तरीके से सवाल दिख रहे हैं। यहां लिखा है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 16। हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बात आई तो मैंने न्यूमरेटर को x बुला लिया, डिनोमिनेटर को y बुला लिया, तो फ्रैक्शन हमारा हो गया x अपॉन y, मतलब लीनियर इक्वेशन का सवाल है। ओके, यहां पे उन्होंने कहा था सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 16, तो दोनों का प्लस कर देते हैं, x प्लस y इक्वल टू 16 विच इज माई इक्वेशन 1। आगे देखते जरा, यहाँ पे इफ 5 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, अच्छा 5 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो भाई यहाँ पे अगर फ्रैक्शन की बात करें तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, उसमें हमने क्या ऐड किया, 5 ऐड किया, देन इट रिड्यूस टू 1/2, मतलब तब ये क्या बन गया, 1/2। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना जरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर आते ही ये 2x हो जाएगा, ये उधर आते ही ये हो जाता है y प्लस 5। आगे उन्होंने सवाल कहा है कि दैट द फ्रैक्शन इज ब्लैंक, फ्रैक्शन ढूंढने के लिए x एंड y ढूंढने पड़ेंगे। मैंने कहा ढूंढ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखो x प्लस वाई इक्वल टू 16 था, इस पर से बच्चे ने सोचा y की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस एक्स। देखो जरा, इस x को उधर भेज दो तो y की वैल्यू हो जाती है 16 माइनस एक्स। यही वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं कि भाई 2x इक्वल टू, अगर मैंने लिख दिया 16 माइनस एक्स प्लस 5, तो देखो ये माइनस एक्स इधर जाके प्लस हो जाता है, इधर जाके प्लस होते ही ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, देखो यहाँ पे इन दोनों का प्लस होता है 21। अगर ये 3 डिवाइड में जाएगा तो 3 7 जा, मतलब आपको x की वैल्यू 7 मिल गई। अगर आप यही x की वैल्यू यहाँ रख देते हो तो 16 माइनस 7 बच्चे जानते ये हो जाता है 9। अच्छा, तो अगर यही वैल्यू यहाँ पे मैं रख दूंगा x अपॉन वाई विच इज 7 अपॉन 9, तो हमारा आंसर सी आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। If the roots of equation is this are reciprocal of each other then k equal to what? अच्छा, उन्होंने कहा कि रूट्स कैसे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, मैं काम करता हूं, यहाँ पे एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा बुला लेता हूं। बच्चे ने कहा सर अल्फा इक्वल टू, चलो अल्फा है, दूसरा रूट है जो इसी का रेसिप्रोकल है तो इसे 1 अपॉन अल्फा बुलाना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, है ना। याद रखना रूट्स का मतलब हमारे लिए ये जीरोस ही हो गया। अच्छा सर, उन्होंने कहा है कि रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और हमें एक बात पता है कि हम जीरोस, है ना, जीरोस इसको अगर बुलाएंगे तो जीरोस और कोएफिशिएंट जो होते हैं उनके बीच का रिलेशनशिप जानते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, तो इस पर से आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे a की वैल्यू आपको 6 दिखेगी, b की वैल्यू -13 दिखेगी और c की वैल्यू आपको k दिखेगी। कैसे
मिली भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर कर दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिश्ता हम जानते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, लेकिन यहाँ पे हमें इससे कुछ नहीं मिलने वाला, हमें तो सी से मतलब के से रिश्ता चाहिए। ओके, तो हमें दूसरा रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा विच इज सी अपॉन ए। देखो अल्फा की वैल्यू तो अल्फा है भाई, बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा है, सी की वैल्यू देखो के है और ए की वैल्यू देखो 6 है। अगर ये अल्फा अल्फा कैंसिल, ये उधर जाएगा तो के की वैल्यू मुझे 6 मिल जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे सी इज आर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से हम डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है फॉर अ गिवन एपी डी इक्वल टू 5। देखो यहाँ पे डी की वैल्यू दी है भाई, डी की वैल्यू 5 दी है, चलो याद रख लेंगे। देन इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा देखो A18 माइनस A13 हमें ढूंढने को बोला है। अगर A18 की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है A प्लस 17D, माइनस A13 की बात करें तो ये होता है A प्लस 12D। माइनस अंदर जाते ही बच्चा लोग ये माइनस ए माइनस 12D, तो देखो माइनस ए प्लस ए कैंसल आउट होगा, 17 माइनस 12 एक्चुअली होता है 5D। डी की वैल्यू बच्चे कह रहे थे 5 है, मैंने कहा रख दे यार, 5 5 25, दैट मींस सी इज आर आंसर। देखो कंटिन्यूअसली यहाँ पे सी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सी से लेकर के हर जगह से चले जाओ, है ना। देखना आंसर बदल भी सकता है। कुछ लोग क्या है पैटर्न में बिलीव करते हैं, हर जगह पैटर्न नहीं पकड़नी, सवाल को बनाने की पैटर्न सीखिए, वो अच्छी बात है। देखो यहां दिया है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, तो यहाँ पे ए ऑफ दिया हुआ है 1,1, यहाँ पे ये मान लेते हैं पॉइंट बी है 3,3। इसके अगर मिड पॉइंट की बात करें तो देखो यहाँ पे ये ए है ये बी है, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे सपोज एम हो, तो एम ऑफ एक्स कॉमा वाई का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, है ना। थोड़ा सा कंटेंट में डिटेल में जाऊंगा ताकि बच्चे के लिए अच्छा हो, बच्चा थोड़ा सा है ना कंटेंट भी सीख जाए, थोड़ा थोड़ा साथ में फॉर्मूलाज वगैरह डिटेल में लिखेंगे। देखो x1 प्लस x2, तो ये देखा जाए तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x1 प्लस x2 मतलब 1 प्लस 3 अपॉन 2, यहाँ पे भी 1 प्लस 3 अपॉन 2। देखो 1 प्लस 3 होता है 4, 4 अपॉन 2 इज 2, तो यहाँ पे भी हो जाएगा सिमिलरली 2, दैट मींस 2,2 इज आवर आंसर, तो यहाँ पे डी अपना आंसर है। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। अगले सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। अच्छा देखो 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा सेक स्क्वायर ऊपर आता है मतलब 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मींस बी इज आवर आंसर, है ना। तो सवाल काफी आसान है, अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो बहुत मजा आने वाला है इसको अटेंड करने में। देखो यहां दिया है यूजुअली फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो यहां दिया है मॉड z माइनस मीडियन विच इज कैपिटल M इक्वल टू ब्लैंक टाइम मीडियन माइनस मीन। देखो मैंने पहले पेपर में भी कहा था कि भाई इस टाइप पे मतलब ये कॉन्सेप्ट्स के बेस, एम्पिरिकल रिलेशनशिप के बेस ऑलरेडी सवाल आते हैं और यहाँ पे वही आ चुका है। आपको पता ही है कि z m और x बार इनके बीच का रिश्ता हम पहले से जानते हैं, क्या होता है भाई एम्पिरिकल रिलेशनशिप, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। बच्चे ने कहा ये बात तो सही है सर, इसका सवाल हमने पहले पेपर में भी देखा था और देखो यहाँ पे भी देखने को मिला जो बोर्ड का ऑलरेडी पेपर है। अच्छा सर यहाँ पे देखो 3m दिया है, मैंने कहा 3m दिया है ना, तो इसे एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं m प्लस 2m। सर क्यों ऐसा लिखा, मैंने कहा एक m मुझे इस तरफ ले जाना है। देखो यहाँ देखो z माइनस m चाहिए ना, तो ऐसा करना पड़ेगा, इसको इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाता है z माइनस m इक्वल टू, देखो ये जो बाकी बचा उसमें से मैं अगर 2 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा m माइनस x बार। तो बच्चे ने कहा सर z माइनस m इक्वल टू, देखो ब्लैंक टाइम m माइनस x बार, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 2, दैट मींस b इज योर आंसर, है ना। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे सवाल है बच्चा लोग। आगे देखते हैं जरा, यहाँ पे भी देखो फिल इन द ब्लैंक्स वाले आंसर है ना, मतलब हमें अटेंड करने हैं। देखो जरा क्या दिया है, द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज ब्लैंक। अच्छा मतलब पहले चैप्टर का सवाल है और HCF वाला सवाल है। देखो क्या कहा उन्होंने, HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, है ना। HCF ढूंढना है किसका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो मैंने कहा 2 and 4 का HCF क्या होता है भाई, 2 होता है, दैट मींस ये हमारा आंसर है। किसी को ना पता हो तो बता दो, 2 को लिख सकते हैं 2 1 जा, 4 को क्या लिख सकते हैं भाई 2 2 जा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 है, इसका मतलब HCF क्या आ जाएगा 2, है ना। सो दैट मींस ये हमारा आंसर है। यहां पे देखिए आगे दिया हुआ है द ग्राफ ऑफ p ऑफ x। अच्छा x है ना, p ऑफ x इक्वल टू, देखो ये सवाल किसका है,
ग्राफ की बात करें वो भी पॉलिनोमियल वाली बातें कर रहे हैं, मतलब ये चैप्टर नंबर 2 का सवाल है। द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज ब्लैंक। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाजू में जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, और कभी भी एक्स स्क्वायर के बाजू में अगर पॉजिटिव कोएफिशिएंट है उसका, तो इसका मतलब हो जाता है उसका ग्राफ हमेशा ऐसा आता है, पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स अपवर्ड्स। अच्छा, मतलब यहाँ पे ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, है ना। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये वाला आंसर लिख देते डाउनवर्ड्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडे। अब मैंने कहा देखो जनवरी के अंदर एक्चुअली देखा जाए तो 31 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं। मैंने कहा वीक में तो टोटल 7 डेज होते हैं, ये जानते हैं बच्चे। तो 31 डिवाइड बाई 7 करोगे तो पता चलेगा 7 4 जा 28, बचा कितना? 3। अच्छा, तो ये क्या है? रिमेनिंग डेज है। कितना है? रिमेनिंग डेज। अच्छा, रिमेनिंग डेज, मैंने कहा हाँ, हमें पता चल गया कि भाई साहब 4 वीक कंफर्म है, 7-7 दिन वाले 4 वीक कंफर्म है, मतलब 4 बार संडे आने ही वाला है। उन्होंने 5 संडे की बात की थी, 4 बार तो कंफर्म है, मतलब बाकी का जो 1 बार संडे आने वाला है ना, उसके बारे में हमें सोचना है। तो उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है कि इसी 3 दिन में आना चाहिए। तो भाई प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो हमारे पास फेवरेबल ये 3 दिन है। टोटल दिन हमेशा वीक में कितने होते हैं? 7। सो आंसर बिकम 3/7। दैट मींस ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। ये लीप ईयर वाले सवाल भी इस टाइप के पूछे जाते हैं कि 53 संडे है ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उस पर भी जरा फोकस कर लेना, फायदा रहेगा। चलो आगे देखते हैं। इफ साइन अल्फा इक्वल टू दिस कॉस बीटा इक्वल टू 1, है ना, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट? मैंने कहा देखो पहले क्या दिया है, साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2। मैंने कहा यार 1/√2 को साइन की भाषा में बुलाते हैं साइन 45। तो हम कंपेयर करें साइन इक्वल टू साइन, तो अल्फा इक्वल टू 45। चलो भाई इसे बॉक्स पे कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, देखो जरा क्या दिया है, कॉट बीटा इक्वल टू 1। मैंने कहा 1 को कॉट की भाषा में बुलाते हैं कॉट 45। तो बच्चे ने क्या दिया सर, बीटा की वैल्यू हो गई 45। अच्छा, अब उन्होंने मांगा है अल्फा प्लस बीटा, है ना। किसी भी बच्चे को पूछ लो ना अल्फा प्लस बीटा, तो 45 प्लस 45 इक्वल टू 90, है ना, ये कोई भी बता देगा। दैट मीन्स ये हमारा आंसर है ना। अगले सवाल की बात करें तो देखो अगला सवाल क्या कहता है, क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू सर्कमस्क्राइब सर्कल। अच्छा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो सर्कमस्क्राइब सर्कल कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चा लोग कि भाई यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल है ना। अच्छा, जिसकी सारी वर्स है, सारी ये जो है ना साइड्स के साथ एक सर्कल, उसको चलो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो बच्चे ने कह दिया सर तो क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब इसके लिए भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई, है ना, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू एक्स डब्ल्यू प्लस वाई जेड, है ना। मतलब सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल व्हेनेवर क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, है ना। तो ये याद रखना, बहुत काम की चीज है बच्चा लोग। यहाँ पे देखो एक्स वाई क्या दिया हुआ है 13.8, वाई जेड क्या दिया हुआ है, अच्छा वाई जेड यहाँ पे है, देखो क्या दिया है 10.7, जेड डब्ल्यू दिया हुआ है 7.5 एंड एक्स डब्ल्यू ये हमसे मांगा है। अच्छा, इसका नाम थोड़ी देर के लिए मैं एक्स रख लेता हूँ। ओके, तो देखो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास थी 13.8, डब्ल्यू जेड क्या है भाई, यहाँ पे देखो 7.5 इक्वल टू एक्स डब्ल्यू है क्या, नहीं, उसका नाम हमने एक्स रखा है, और वाई जेड की वैल्यू क्या है 10.7। अच्छा, देखो जरा ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का प्लस कितना होगा, है ना, 8 + 5, अगर देखा जाए 13, तो 3 यहाँ पे 1 कैरी, तो देखो 3 + 1 4, 4 + 7 हो जाता है 11, 1 कैरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 21.3। अच्छा, ये उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -10.7 इक्वल टू एक्स। अब बच्चे ने कहा सर यहाँ पे 13 करेंगे तो 13 - 7 होता है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा है ना 20 हो जाएगा 21 का, तो 20 - 10 इज 10, सो दैट मींस x की वैल्यू हमें मिल गई 10.6, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 10.6। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। अगला सवाल कहता है फाइंड द मीन ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अच्छा, मीन की बात करें तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने कहा भाई ये तो सिंपल है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, अगर बात करें तो सम ऑफ डेटा मतलब n नेचुरल नंबर का, है ना, सम क्या होगा 1 + 2 + 3 अप टू n। अच्छा, क्या होता है इसका सम, मैंने कहा ये AP है, इसके लिए हम कह सकते हैं n/2 a प्लस, है ना, a प्लस n। अच्छा, a प्लस n। ओके, तो बच्चे ने कहा सर ये वैल्यू यहां डाल दे, मैंने कहा बिल्कुल, तो यहां पे लिख सकते हैं n/2, देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं n + 1, नीचे क्या दिया हुआ है n, n कैंसिल, तो आपको आंसर मिलेगा n + 1/2।
2। दैट मींस ये वाला आपका आंसर है ना। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील हो सकती है। आगे देखा जाए तो यहाँ पे कहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखते जरा ट्रू और फॉल्स वाले सवाल कैसे दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखा है 9 + √5 9 - √5 इज इर्रेशनल नंबर, इज एन इर्रेशनल नंबर। देखो यहाँ पे आपने देखा क्या रूट वाले फिर से चीजें आई। मैंने पहले पेपर में भी कहा था उसे हमेशा सिंप्लीफाई करेंगे। पहले चैप्टर का ऐसा सवाल भी पूछा जाता है तो फोकस कर लेना, 2 ही टॉपिक है उस चैप्टर में, आराम से है ना ये हो जाता है। अच्छा देखो क्या होगा, a + b a - b बिकम a² - b²। देखो 9 का स्क्वायर 81, √5 का स्क्वायर 5, तो 81 - 5 अगर आप ट्राई करोगे तो आपको मिलेगा 76। और ये रेशनल नंबर है। ये कैसा है? रेशनल नंबर है। उन्होंने क्या कहा था? इर्रेशनल होना चाहिए, मतलब भाई साहब ये तो फॉल्स निकला है ना। ये गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलो आगे देखते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n + 1 zeros। ना भाई ना, अगर डिग्री n है तो n ही जीरोस मिलेंगे, n + 1 नहीं मिलेंगे। मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा है? फॉल्स है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ दिस अच्छा इज पैरेलल टू x एक्सिस। मैंने कहा देखो क्या दिया है, ये -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y = ये हो जाता है 8 + 7 विच इज एक्चुअली 15। अगर 3 डिवाइड में जाएगा तो 3 5 जा, मतलब y की वैल्यू 5 है। अच्छा y की वैल्यू 5 है, सर x की क्या होगी? मैंने कहा देखो इसको अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की मदद से देखोगे तो ऐसा लगेगा 0 × x + y = 5। अच्छा मतलब x की आप कोई भी वैल्यू रखोगे इनटू 0 होने की वजह से ये 0 हो जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, समझ रहे हो ना, ax + by के फॉर्म में हमें लिखना होता है ना। अच्छा तो सर x की कोई भी वैल्यू रखे, अच्छा 0 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब y की वैल्यू सपोज यहाँ 5 है तो y की वैल्यू फिक्स ही रहेगी भाई, इसी हाइट पे है ना। ये y एक्सिस पे y की वैल्यू होती है, ये सभी जानते हैं। अच्छा है ना। और x की वैल्यू भले चेंज होती रहे, चाहे इस तरफ जाए प्लस में, इस तरफ जाए माइनस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फिक्स रहेगा है ना कि y की वैल्यू 5 रहेगी। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूं जैसे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है तो ये मुझे पैरेलल टू x एक्सिस लग रहा है, मतलब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू है ना। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। यहां दिया है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज 1। डेफिनेटली जो भी एलिमेंट्री इवेंट होती है उनकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ के अगर आप उसका प्लस करोगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा 1। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां दिया है इफ k - 1 k + 7 2k + 7 आर 3 consecutive terms of an AP then find the value of k। मैंने कहा भाई ये AP का सवाल है। AP में आप जानते हो क्या, ये A1 A2 A3 होता है। अगर मैं इस टर्म का इसके साथ डिफरेंस लूं या इस टर्म का इसके साथ डिफरेंस लूं, कैसा मिलता है? हमेशा सेम मिलता है। अच्छा अगर बच्चा ऐसे ट्राई करे कि भाई सर जी अगर हम इसका डिफरेंस इसके साथ लेंगे, मतलब समझ लीजिए जरा, ये k - 3 है, ये k + 7 है, ये 2k + 7 है, ये हमारा A1 ये A2 एंड A3 ये किसमें दिया है? AP में दिया है। तो अगर मैं A2 - A1 करता हूं, देखो A2 - A1 करूं या फिर A3 - A2 करूं, ये दोनों का आंसर सेम मिलेगा। कॉमन डिफरेंस D, क्योंकि AP दिया है। अच्छा तो देखो जरा A2 - A1 करते हैं। देखो A2 - A1 तो k + 7 माइनस में k - 3 इक्वल टू A3 - A2। A3 - A2 करेंगे तो ये है 2k + 7 माइनस में देखो क्या है k + 7। याद रखना जब भी माइनस लगाते हो ना ब्रैकेट लगा देना। अच्छा माइनस अंदर जाएगा तो k + 7 माइनस k + 3, ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा 2k + 7 माइनस k - 7। बच्चे ने कहा सर जी यहाँ पे माइनस के प्लस के कैंसल, 7 + 3 10। मैंने कहा देखो जरा 7 - 7 कैंसल, 2k - k इज k, इसका मतलब k की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 10। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। अगले सवाल की जरा चर्चा करते हैं। क्या दिया है देखो, फाइंड इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल है। सर इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल, हाँ भाई होता है, अभी बताता हूं हमको क्या होता है ना। विद साइड्स मेजरिंग 12 35 एंड 37 सेंटीमीटर। एक्चुअली 12 35 एंड 37 इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर आपको नहीं पता तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि भाई यहां पे अगर बच्चा 12 का स्क्वायर करे प्लस 35 का स्क्वायर करे तो देखो 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर होता है 1225। दोनों का प्लस करेंगे तो देखो 4 + 5 9 होता है, 4 + 2 6 होता है, 1 + 2 3 होता है और आगे एक 1 बचेगा तो 1369 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 37 का स्क्वायर। अच्छा तो किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम
तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए, इसका मतलब ये क्या बना रहे हैं, ये साइड्स बना रही है राइट एंगल ट्राइंगल। ओहो, बच्चे तो खुश हो गए भाई कि ये तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा देखो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जरा अच्छे से समझते हैं, है ना। मेन गेम यहाँ पे डायग्राम का ही है। देखो यहाँ पे ये साइड हाइपोटेनियस होगी यहाँ पे विच इज 37। अच्छा, बाकी की दो साइड को हम ले सकते हैं कि मान लेते हैं ये है 12, ये कितना है 35। अच्छा, अब इन सेंटर का है ना, इन सेंटर क्या होता है और इन रेडियस क्या होता है, दोनों चीज आपको बताता हूं कि अंदर कोई अगर ऐसा सर्कल हो, याद रखना अंदर कोई भी ऐसा सर्कल हो, मैं ऐसे ही डायग्राम थोड़ी सी है ना बना रहा हूं, रफली मान सकते हैं इसको सर्कल है, वैसे सर्कल जैसा दिख नहीं रहा लेकिन थोड़ा सा चला लेना बच्चा लोग, है ना। तो ये कोई सर्कल ऐसा दिया हो जो इसकी तीनों साइड्स को छू रहा हो, है ना, तो इसको इन सर्कल बुलाते हैं, इसके सेंटर को इन सेंटर बुलाते हैं, और यहां जो रेडियस बनती है बच्चा लोग, यहां जो रेडियस बनती है उसको हम कहते हैं इन रेडियस। अच्छा, तो मतलब ये मुझे रेडियस की तलाश है। अच्छा, देखो यहाँ पे सेंटर अगर ओ हो, है ना, सेंटर अगर ओ हो तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साहब जी हमें पता है ये एक ही जगह छू रही है ये साइड सर्कल को, इसका मतलब ये एक जगह कभी भी कोई सर्कल को कोई साइड छुए तो उसे क्या बुलाते हैं, टेंजेंट। क्या बुलाते हैं, टेंजेंट। अच्छा, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में शायद बच्चा जानता है एंगल 90 डिग्री का होता है। कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री का। मैंने कहा कोई इश्यू नहीं है, अगर 90 डिग्री का एंगल है तो आपको बता दूं यहाँ 90 यहाँ 90, और ये ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल था जिसकी वजह से हमें पता था कि ये भी 90। अगर तीन एंगल 90 हो तो चौथा एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक 90 हो जाता है, और चारों एंगल 90 ऊपर से बाजू बाजू की साइड इक्वल, इसका मतलब ये हो जाता है स्क्वायर। क्या हो जाता है, स्क्वायर। अगर सिर्फ चारों एंगल 90 होते तो उसे मैं रेक्टेंगल बुलाता, लेकिन यार यहाँ बाजू बाजू वाली साइड भी इक्वल है ना। रेक्टेंगल में देखो ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती है, लेकिन ऑपोजिट साइड इक्वल करने पर चारों साइड भी यहाँ इक्वल हो जा रही है, जिसकी वजह से इसे हम स्क्वायर बुला लेंगे। और जैसे ये आर हुआ ना, बच्चे ने कहा अगर ये आर है तो ये बाकी बचा उस हिस्से को हम 12 माइनस आर बुलाएंगे। यहाँ पे ये अगर आर है तो ये जो बाकी बचा उस हिस्से को हम बुलाएंगे 35 माइनस आर। तो एक बच्चे ने मुझसे कहा भी कि सर आपको पता है क्या, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से बनने वाली ये जो टेंजेंट्स होती है वो इक्वल होती है, इसका मतलब इस लेंथ को बच्चे कह सकते हैं 12 माइनस आर। मैंने कहा सही है सर, ये 35 माइनस आर, तो ये भी है ना, ये भी कितना होगा 35 माइनस आर, है ना। मतलब ये आप समझ गए होंगे कि सर जी ये सर्कल का सवाल है। मैंने कहा बिल्कुल यार, और बहुत प्यारा सवाल है, अगर आप देखो तो काफी इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है ना बच्चे को, तो ये बहुत अच्छी बात है। जितने अच्छे सवाल आप करते हो ना उतना आपका ब्रेन डेवलप होता है, फ्यूचर में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो उसमें आपको मदद मिल जाती है ना, क्योंकि आपका ब्रेन उतना डेवलप होता है। अब बच्चे ने क्या देखा कि सर ये टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, डेफिनेटली भाई। अब हमें इतना पता है कि ये और ये मिलके कितना बनने वाला है 37, तो क्यों ना लिख दे। देखो ये 12 माइनस आर है, 12 माइनस आर प्लस ये है 35 माइनस आर। अच्छा, दोनों मिला के क्या बन रहा है रे 37। ओके, माइनस आर माइनस 2r उधर जाएगा तो बेचारा 2r हो जाता है। यहां देखो इन दोनों का प्लस 35 प्लस 12 इज एक्चुअली 47, ये 37 इधर आएगा तो माइनस 37 हो जाता है बालों को, समझे ना। इसको मैंने इधर ले लिया और इस r वाली टर्म्स को इधर ले लिया। अच्छा, तो 2r इक्वल टू देखो ये कितना होगा 10, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, क्योंकि 2 डिवाइड में जाता है तो 2 5 है ना। तो हमें पता चल गया कि भाई साहब ये r की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर देखो। अगला सवाल प्रोबेबिलिटी का, देख के ही पता चल जाता है। यहां पे उन्होंने दिया है P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस P ऑफ A बार। A बार होता है 1 माइनस P ऑफ A, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, इक्वल टू 0.2। उन्होंने मांगा है फाइंड P ऑफ A। ये तो हो जाएगा भाई, अभी माइनस को अंदर भेजो जरा पता चलेगा क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस P ऑफ A इक्वल टू 0.2। ये दोनों मिलके बनते हैं ट्वाइस P ऑफ A। अच्छा, ये -1 उधर जाके प्लस होगा तो ये बन जाएगा 1.2। अगर 2 डिवाइड में जाएगा तो 2 6 12 होता है, मतलब 0.6 आएगा, तो P ऑफ A क्या हो जाएगा 0.6, मतलब हमारा आंसर आ गया, है ना। चलो आगे देखते हैं। यहां पे अगला सवाल क्या दिया है, स्टेट द मिड वैल्यू ऑफ दिस क्लास। अरे भाई 30 और 40 की मिड वैल्यू सब जानते हैं, दोनों का प्लस करो डिवाइड बाय 2, तो दोनों का प्लस 70 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 35। अगर आप डायरेक्ट लिख देते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, सबको पता चल ही जाता है 30 और 40 के बीच में 35 ही आने वाला है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे सवालों ने पैटर्न बदली, मैच द फॉलोइंग की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, देखो जरा बड़े ही प्यारे प्यारे ही सवाल आ रहे हैं।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखो स्फीयर जो होता है ना, स्फीयर हमारा है ना इस तरीके का कुछ हमारा शेप होता है, हम कह सकते हैं ये क्या है कि उसका जो गोल शेप दिखाने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूं, उसका जो ये एरिया होता है ना, ये कितना होता है बच्चा जानता है, 4πr² होता है। तो ये आंसर आ जाता है भाई, है ना। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, भाई ये होता है 2πrh। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे, इससे खुशी की बात क्या होगी कि बच्चा सिर्फ फॉर्मूला करके आए और खुशियां मनाए। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस आर। ओके भाई, सेक्टर ऑफ सर्कल की बात की तो बच्चा नॉर्मली πr² थीटा अपॉन 360 लिख देता है, मैंने कहा अच्छी बात है ना। फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ l। अच्छा, आर्क की बात करें तो भाई आर्क मतलब आर्क का फॉर्मूला l इक्वल टू होता है πr थीटा अपॉन 180। तो मैंने कहा यार इसमें भी वो देखने की कोशिश करते हैं। देखो इसको r² को मैं लिख सकता हूं r इंटू आर, है ना। अच्छा, मतलब πr थीटा इंटू आर बिकम πr² थीटा। नीचे 180 चाहिए तो आप इसे लिख सकते हो 180 इंटू 2। अच्छा, अब ये आप देखिए, ये आपको क्लियरली दिखेगा, ये क्या हो जाता है, ये है यहाँ पे L, यहाँ पे है R, नीचे है 2। तो यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बन सकता है LR अपॉन 2। देखो यहाँ पे LR अपॉन 2 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा B। आगे दिया है द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। हर कोई जानता है 2πr होता है भाई सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। बच्चा 8th 9th के बच्चे कर लेते हैं ऐसे सवाल। चलिए देखते हैं अगला सेक्शन। देखो अगले सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन बी दिया हुआ है ना, जिसमें यहाँ पे 9 क्वेश्चन हमें अटेंड करने होते हैं आउट ऑफ टोटल 13 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है। यहाँ पे पहला ही सवाल उन्होंने देखो पॉलिनोमियल का दिया हुआ है ना, मतलब अगर बच्चा कोई एक्सरसाइज भी करके आए तो बहुत अच्छे नंबर ला सकता है। देखो यहाँ पे दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, है ना। बच्चा जानता है भाई जीरोस के लिए क्या करना चाहिए, है ना। हम जानते हैं कि भाई 4 जीरोस के लिए ये जो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब बच्चे जानते हैं ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट में है ना थोड़ा सा भी कमजोर है तो यहाँ पे वो देख ले कि 4 1 जा हमें 4 करना है और ये मिडिल टर्म -4 है बच्चा लोग, यानी इसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि -4 आ जाए। अच्छा सर, आपने सिखाया था कि जब भी नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव हो तो दोनों ही फैक्टर नेगेटिव लेना है। अच्छा, मतलब कि अगर मैंने 2 2 जा 4 लिखा तो यहाँ माइनस लिख देंगे, क्यों, क्योंकि -2 एंड -2 से -4 आ जाता है। ओहो, यानी इसे हम लिख सकते हैं 4s² -4 को लिखेंगे -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैंने कहा यार यहाँ पे जानते हो यहां से कुछ कॉमन निकल सकता है। जब भी 4 टर्म आती है 2-2 टर्म में से क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। भाई यहाँ पे अगर मैंने 2s कॉमन निकाला तो अंदर 2s माइनस 1, यहाँ पे मैंने अगर -1 कॉमन निकाला तो अंदर की साइन बदल जाएगी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो अगर आपको यहाँ पे सेम टर्म मिल रही है इसका मतलब आप सही हो, और अगर आंसर में चेंजेस आ रहे हैं इसका मतलब आपको चेक करना चाहिए अपना कैलकुलेशन। ज्यादातर यहाँ फैक्टर चेक करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर इसको बाहर निकालूंगा तो 2s माइनस 1 बाहर निकलेगा तो अंदर बचने वाला है देखो ये 2s एंड -1। तो ये देखो आपको मिल गया 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 मतलब 2s माइनस 1 का स्क्वायर। देखा मैंने कहा था ना यही आने वाला है। अच्छा सर, ये प्रोडक्ट इज 0 गांव का हर बच्चा जानता है, या तो पहला वाला 0 या तो दूसरा वाला 0, दोनों ही सेम है। इसका मतलब है कि देखो ये उधर जाएगा तो 2s इक्वल टू 1 तो s की वैल्यू हो जाती है 1/2। यहाँ पे भी सेम 2s इक्वल टू 1 तो s की वैल्यू 1/2। देखो आपको 2 जीरोस मिले और खुशी की बात है दोनों इक्वल मिले। अच्छा, और दोनों को एस बुलाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करते हैं, दोनों का नाम है ना, नाम रख लेते हैं कुछ, लाइक अल्फा एंड बीटा। तो लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, तो उस पर से आप लिख सकते हो अल्फा एंड बीटा बोथ आर हियर 1/2, है ना। अगर अलग अलग होते तो मैं लिखता अल्फा की कुछ वैल्यू और बीटा की कुछ वैल्यू। सर जीरोस तो मिल गए, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। या अच्छा, एक और टास्क बाकी है। क्या बाकी है भाई, कोएफिशिएंट ढूंढने का। देखो कोएफिशिएंट यहाँ अगर आप इसे a² प्लस bs प्लस c से कंपेयर करोगे ना तो आपको a की वैल्यू 4 मिल जाएगी, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 1। तो कोएफिशिएंट तो मिल गए बच्चे को, है ना। अच्छा, आप लिख सकते हो स्टेटमेंट पूरा करके भी इस तरीके से हमने कंपेयर किया और ये वैल्यू ढूंढी, है ना। अब हम है ना रिलेशनशिप पे आ जाते हैं। वी नो रिलेशनशिप क्या कौन सी है भाई, ये है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। दूसरा रिलेशनशिप था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन
ए। अगर इसे वेरीफाई करने का मतलब आप जानते हो तो बता दूं, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आंसर देने चाहिए और वो देंगे ही, है ना, वो देंगे ही, बस आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन में। देखो एलएचएस की बात करें तो यहां दिया है अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा की वैल्यू क्या थी 1/2, यहाँ पे लिखी हुई है, बीटा की वैल्यू भी 1/2। अच्छा ये आधा और आधा मिलके क्या हो जाता है 1 हो जाता है, विच इज इक्वेशन 1। अच्छा आरएचएस की अगर बात करें तो आरएचएस में दिख रहा है -b/a। मैंने कहा देखो -b की वैल्यू -4 थी, तो माइनस लगाने पर -b क्या हो जाता है, माइनस माइनस +4 हो जाता है। लेकिन किसी को अगर ना पता चले तो देखिए जरा, ये -b का माइनस और b की वैल्यू थी -4, a की वैल्यू क्या थी 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, विच इज इक्वेशन 2। बच्चे ने देखा दोनों का आंसर सेम आ रहा है सर जी, तो मैंने कहा यार फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमारा आंसर वेरीफाइड हो गया, ये रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे अब दूसरे रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ LHS में दिख रहा है अल्फा इंटू बीटा। मैंने कहा भाई अल्फा क्या था 1/2, बीटा क्या था 1/2। अच्छा तो 1 × 1 2 2 4। मैंने कहा यार यू आर इक्वेशन 3। ओके अब देखो जरा आरएचएस को देखो, ये दिया हुआ है C/A। मैंने कहा C की वैल्यू की बात करें तो ये 1 है और A की वैल्यू 4 है, तो यहां हो जाता है 1/4 विच इज इक्वेशन 4। तो यहां पे अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 3 एंड 4, यहां पे भी हमें दिख रहा है LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है, देखो फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए एक और सवाल पॉलिनोमियल का, आगे के पेपर में भी हमने देखा था कि भाई पॉलिनोमियल के ही दोनों सवाल हमने देखे थे, तो इसीलिए इस चैप्टर में भी फोकस करने से फायदा होगा। ये भी एनसीईआरटी टाइप का ही सवाल है, सिर्फ डिजिट चेंज किए हैं उन्होंने शायद, है ना। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर व्हिच द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। मैंने कहा सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, विच इज गिवन एज ए √5 एंड 3/4। अब बच्चे ने क्या कहा, सर हमें पता है अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली होता है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज एक्चुअली c/a। मैंने कहा देखो नीचे a है, अच्छा तो यहां पे भी नीचे सेम चीजें होनी चाहिए, तभी हम पता लगा सकते हैं कि ए एंड बी क्या है। वैसे इसका एक शॉर्टकट भी है, वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस तरीके से ट्राई करते हैं। सर यहां अगर ए की वैल्यू 4 है, यहां पे 1 है ना, और हमें दोनों को सेम बनाना हो तो मैंने कहा दोनों को सेम बनाना मतलब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको लेना चाहिए एलसीएम। 1 एंड 4 का एलसीएम क्या होता है 4 होता है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है तो कोई झंझट की है ना बात ही नहीं है, तो ये तो भाई साहब 3/4 ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ 4 लाने के लिए मुझे ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4√5 नीचे 4, जिससे आपको पता चलेगा ए की वैल्यू आपको 4 पता चलेगी। देखो यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो, है ना, और आपको -b इक्वल टू क्या मिला 4√5, इसका मतलब b की वैल्यू -4√5। अच्छा और c की वैल्यू बताइए, c की वैल्यू हमें क्या मिली है 3। अच्छा ए बी एन सी मिल गया बच्चा लोग आपको, है ना, ए बी एन सी मिल गया, तो आप पॉलिनोमियल कह सकते हो कि सर जी जो पॉलिनोमियल होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो नॉर्मली दिखता है ax² + bx + c जैसा। ए की वैल्यू बताओ क्या है 4x², बी की वैल्यू देखो क्या है -4√5x, प्लस सी की वैल्यू बता दो क्या है, सी की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चे कहेंगे सर हमने तो एक फॉर्मूला भी सीखा था। मैंने कहा बिल्कुल, आपको अगर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है और आप कोई और तरीका इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो जिन बच्चों को ये मेथड अच्छी ना लगे दूसरी वाली ट्राई कर सकते हैं, है ना। कुछ लोग यहाँ k भूल जाते हैं, भाई इसे भूलना नहीं है ना, लिखना प्लीज अच्छा रहेगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था ये √5, बाजू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा बिकम 3/4। अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4x² माइनस 4√5x प्लस 3, नीचे क्या है 4। अब बच्चे ने कहा सर क्या आप जानते हो x² का जो कोएफिशिएंट होता है वही k होता है। मैंने कहा हाँ, तो यहाँ पे k की वैल्यू हमें क्या लेनी होती है 4 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो जैसे ही मैं इसको 4 लूंगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 ब्रैकेट में 4x² माइनस 4√5x प्लस 3 अपॉन यहाँ पे 4, तो ये दोनों कैंसल आउट। तो आप देख सकते हो दोनों ही आंसर सेम आए, इसका मतलब आप कोई भी मेथड से सवाल को बनाने की कोशिश करो, आंसर ऑलवेज रिमेन सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ पे
अगले सवाल की बात करें तो ये दिया हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब ये चैप्टर नंबर 4 का सवाल और फैक्टराइजेशन वाला, मतलब ये बड़ी खुशी की बात है ना। बहुत आसान चीज हो गई, हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल हमने सीखा ना, उसमें फैक्टराइजेशन वहां भी प्रैक्टिस कर ली थी, 9th में भी कर ली थी, तो ये तो बोनस सवाल है, फ्री का सवाल समझ लो, है ना। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, ये दिया है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स ढूंढने हैं, मतलब x की वैल्यू ढूंढनी है, तो इसके लिए फैक्टर निकालने पड़ेंगे। क्या करेंगे, 6 इंटू माइनस 2 करेंगे। जब भी x स्क्वायर के बाजू में कुछ हो उसे लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा -12 और मिडिल टर्म इज -1। इसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि -1 आ जाए। अच्छा सर कैसे, मैंने कहा भाई आपको एक ट्रिक याद करवा दूं, मैंने कहा था जब दोनों माइनस हो तो बड़े वाले को माइनस देना है। अच्छा तो सर इसके फैक्टर नॉर्मली निकलते हैं, 4 3 12, तो मैंने कहा यहाँ माइनस दे दो और -4 + 3 ट्राई करो, -1 ही आएगा। अच्छा अब तो आपको फैक्टर मिल गए, इसको कैसे स्प्लिट करना है पता चल गया, तो क्या करोगे, -1 को बुलाओगे आप, -4x + 3x, है ना। 4 टर्म मिलते ही बच्चा क्या करेगा, दो में से कॉमन निकालेगा। सर यहां से कॉमन निकाल रहा है 2x, तो अंदर बचेगा 3x - 2। यहां से सर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, मैंने कहा 1 लिख दे एटलीस्ट बाहर फॉर्मालिटी के लिए, ताकि तुझे पता चले कि यहाँ पे कुछ टर्म सेम है, जिसे हम बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2x + 1। सर ये प्रोडक्ट इज 0, गांव का बच्चा जानता है, आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। अच्छा देख ले मेरे हीरो, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 = 0, ये उधर गया तो 3x = 2, ये डिवाइड में गया तो ये हो जाता है 2/3, ये उधर गया तो भाई साहब ये -1, 2 डिवाइड में गया तो -1/2। तो इस तरीके से ऐसे सवालों का आप इजीली बना के अपने मार्क्स को ग्रैब कर सकते हो, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहां दिया है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लीस्ट ऑफ नंबर्स। अच्छा देखो टर्म की बात आई, बच्चा समझ गया, एपी का सवाल है ना। एपी के भी यहाँ पे हमने सवाल को ऑब्जर्व किया तो काफी आसान और इजी वाले सवाल पूछ रहे हैं वो, तो अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हो तो इसमें भी फोड़ के रख सकते हो। देखो चेक वेदर दिस इज द टर्म ऑफ दिस, है ना, लीस्ट ऑफ नंबर। सर ये नंबर अगर देखा जाए तो देखो 5 + 6 11, 11 + 6 17, 17 + 6 23। ओहो तो ये क्या है, एपी है, जिसमें पहली टर्म बताओ क्या है, 5। अगर डिफरेंस लोगे तो 11 - 5 क्या हो जाता है भाई, ये तो 6 हो जाता है। ओहो ए और डी मिल गया। अब इस टर्म की बात करें तो ये मान लेते हैं nth टर्म है ना, विच इज 301। सर an का फॉर्मूला हमें पता है, विच इज a + n - 1 * d। मैंने कहा सही है। देखो जरा यहाँ पे इसको nth टर्म हमने माना है। अब nth टर्म मतलब 5वीं 10वीं 6ठी 7वीं कोई भी नंबर की टर्म होनी चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम काउंट करते हैं ना किसी भी नंबर की टर्म तो वो नेचुरल नंबर होता है। कभी हम ऐसा नहीं कहते कि -5 नंबर की टर्म है या 2.7 नंबर की टर्म है। क्यों, ये थोड़ी नेचुरल नंबर है भाई, ये तो कैसा अजीब लगेगा। अच्छा तो अब देखो जरा यहाँ पे हमें आंसर n का कैसा आना चाहिए, नेचुरल नंबर, तभी हम कह सकते हैं कि तू हमारी टर्म है, इस एपी की टर्म है, नहीं तो मना कर देंगे भाई इस सीक्वेंस की टर्म नहीं है। देखो a की वैल्यू 5 है, n - 1 इंटू डिफरेंस कितना है 6 है, इक्वल टू 301। 5 ने बोला मैं इधर जाना चाहता हूं, मैंने कहा चला जा, है ना। ये जैसे ही उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये माइनस होगा तो ये बचेगा 296। 6 डिवाइड में जाएगा तो एक्चुअली क्या हो जाएगा 296 डिवाइड बाई 6। अगर बच्चा ट्राई करेगा ना इसको कटिंग करने का तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 ज़ा 24, 5 6 आया तो मैंने कहा 6 9 ज़ा 54 आता है। अच्छा तो 2 आया तो मैंने कहा पॉइंट लग जाएगा। अच्छा 2 0 मतलब कि 6 3 ज़ा 18। सर जी -1 उधर गया तो n की वैल्यू हो जाती है ना, क्या हो जाती है 50.3। अरे सर जी ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, हमें कौन से नंबर की टर्म चाहिए थी, 50.3 या 50। मैंने कहा यार 50 होता चल जाता, 51 होता चल जाता, लेकिन 50.3 नहीं चलेगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये जो टर्म दी है ये इस सीक्वेंस की टर्म नहीं है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर 301 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, है ना, गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स। आई होप आपको याद होगा भाई, एपी में हम स्टार्टिंग ही वहां से पढ़ने का, है ना। चलो आगे एक और एपी का सवाल, आप जानती हो एपी के 2 सवाल नॉर्मली देखे जाते हैं 2 मार्क्स वाले में, तो दूसरा एक और सवाल दिया है, देखते हैं क्या कहता है ये। फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स। ओके 12 टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 12 दे दी। ओके ऑफ दिस एपी, अरे भाई एपी बता दिया। देखो फर्स्ट टर्म क्या है -37, डिफरेंस क्या होता है a2 - a1, a2 इज -33 माइनस a1 इज -37। याद रखना जब भी माइनस आए, मैंने कहा ब्रैकेट लगाना है, कुछ लोग भूल जाते हैं फिर
पूछा हो जाता है भाई, माइनस माइनस प्लस होते ही -33 प्लस 37, 37 माइनस 33 कितना होता है भाई 4। आंसर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि अब हमें सम ऑफ 12 टर्म मांगा है। और देखो यहाँ क्या दिया है, डीएनए। क्या दिया है? डीएनए। जब भी डीएनए दिया हो, सबको पता है एसएन का फॉर्मूला, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अगर एल ने दिया होता तो क्या होता, याद करो, मनी मनी याद करो, n/2 a प्लस एल। सही जवाब है ना, बच्चों ने आंसर शायद दे ही दिया होगा। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 12, तो मैंने कहा 12/2 2 इंटू a की वैल्यू बोलो, a की वैल्यू -37 प्लस देखो n-1 मतलब 12 - 1 इंटू डिफरेंस कितना था रे, डिफरेंस यहाँ पे यस 4 है ना, यस। अब देखो जरा 12/2 इज एक्चुअली 6, 37 टू जा क्या हो जाता है, ये हो जाता है -74। अच्छा देखो यहाँ पे 12 - 1 इज 11, 11 इंटू 4 इज 44। अब बच्चे जानते हैं कि जब भी बड़ा है ना, बड़ा नंबर नेगेटिव हो तो जो आंसर आएगा वो कैसा होएगा, नेगेटिव, और बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। 74 माइनस 44 करोगे तो 30 हो जाएगा। और बच्चे ने कहा सर 3 6 18 होता है, तो आंसर आएगा -180। यस, है ना। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। अगला देखते हैं, आगे देखो भाई, ये भी एनसीईआरटी का डिस्टेंस फॉर्मूला वाला सवाल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला ही टॉपिक है ना, तो भाई इसे डेफिनेटली कर लेना ऐसे सवालों को, क्योंकि मैंने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी जो सवाल आ रहे हैं बड़े आसान और अच्छे आ रहे हैं। देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। मैंने एक पॉइंट को ए बुला लिया विच इज ए बी x1 y1, दूसरा पॉइंट बी बुला लिया विच इज -a एंड -b, है ना। तो ये देखो, ये क्या है, x1 y1 है, ये क्या है, x2 y2 है। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या था, ए बी इक्वल टू अंडर रूट में हम क्या लिखते थे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। कुछ कहेंगे सर अगर हमें x2 माइनस x1 लिखना हो तो, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, है ना। तो यहाँ ऑर्डर चेंज कर सकता है, लेकिन स्क्वायर को मत भूलना, प्लस को मत भूलना, ऐसी छोटी छोटी बातें है ना, नहीं तो दुख होगा भाई तुझे। अच्छा देखो, यहाँ पे हमें अब यही वैल्यू लिखनी है, x1 माइनस x2। x1 क्या है रे, a, माइनस x2 क्या है, माइनस a, माइनस आया ना तो माइनस माइनस प्लस हो गया। y1 बोलो क्या है, b, माइनस y2 क्या है, माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बच्चे ने कहा सर जी a प्लस ए होता है 2a जिसका स्क्वायर हम जानते हैं, b प्लस बी होता है 2b जिसका स्क्वायर हम जानते हैं। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाता है 4b स्क्वायर। अब कुछ क्या करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट कर देते हैं। मैंने कहा ऐसा मत करना यार, आंसर गलत हो जाएगा। तू देख जरा, यहाँ पे 4 कॉमन निकल सकता है, 4 बाहर निकलेगा, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, बीच में प्लस दिया है उसका मान रखना भाई। 4 का रूट बच्चे जानते हैं ये होता है 2, अंदर बचेगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो चेक कीजिएगा अगर आपने पॉज करके ट्राई किया हो तो, कि ये आंसर आपका आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन आपके सामने है, देख लीजिएगा, है ना। चलो, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की बात करें तो यहां दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अरे भाई साहब, अगर देखा जाए तो ये है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, उसमें भी सेक्शन फॉर्मूला वाला। इसके आगे वाला किसका था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब बच्चे ने देखा कि जिस चैप्टर में दो दो टॉपिक है ना, दोनों ही टॉपिक्स के सवाल आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा, मतलब जिसके 2 सवाल आ रहे हैं दोनों ही टॉपिक को कवर कर रहे हैं। उसके आगे अगर आपने देखा 2 मार्क्स वाले सवालों में, तो एपी जो था उसमें पहला सवाल क्या था, nth टर्म वाला, और दूसरे सवाल की अगर बात करें तो वो सम ऑफ nth टर्म वाला था। मतलब दोनों ही टॉपिक आपने, है ना, अगर अच्छे से करने हैं ताकि आप सभी सवालों को अच्छे से अटेंड कर सको। देखो क्या दिया है, सवाल को समझते हैं जरा। लाइन जॉइनिंग, है ना, यहाँ पे पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स की बातें कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट को ए बुला लिया 4, -3, दूसरे पॉइंट को बी बुला लिया विच इज 8, 5। अच्छा, यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, तो मैं मान लेता हूँ सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे x1 y1 बुला सकता हूँ, इसको मैं बुला सकता हूँ x2 y2। अच्छा, यहाँ पे दिया है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P which divides the line segment joining this 2 point in ratio 3:1 internally, मतलब अंदर से, है ना। अच्छा, 3:1 में, मतलब ये हिस्सा 3 है, ये हिस्सा 1 है। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, आपको पता है ना ये m/n दिया गया है 3:1, है ना। कुछ लोग इसे m1 m2 बुलाते हैं, मैंने कहा जो चाहो बुला सकते हो, बस आपका आंसर आना चाहिए, है ना। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखोगे आपको तो पता चलेगा कि भाई हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ये पॉइंट चाहिए, और इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी m/n दिया हो तो p ऑफ x, y का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n।
अब बच्चे ने क्या देखा कि भाई यहाँ पे जब वैल्यू रखनी हो ना, तो मैंने आई थिंक पहले पेपर में भी बताया था, यहाँ पे भी पैटर्न बता रहा हूं कि भाई जब भी आपको वैल्यू रखनी हो एम एन की वैल्यू पहले रख देना। देखो यहाँ पे 3 and 1 है, तो आप क्या रख दोगे भाई साहब, 3 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 3 प्लस 1, 3 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 3 प्लस 1, क्योंकि अगर आप ऐसे जाओगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब आपको पता है x2 x1 की वैल्यू रखनी है, तो x2 यहाँ पीछे होता है, तो पीछे से वैल्यू रखना चालू कीजिए। देखो 8 and 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 and 4। अब देखो y2 y1 की वैल्यू रखनी होती है तो 5 and -3, तो यहाँ रख दीजिए 5 and -3। देखा जाए तो यहाँ पे देखो 8 3 जा 24 प्लस 4, देखो 24 प्लस 4 इज 28, नीचे 3 प्लस 1 4। देखो यहाँ 3 5 जा 15, 15 माइनस 3 कितना होता है 12, और नीचे यहाँ पे 3 प्लस 1 4। बच्चे जानते 4 7 जा 28, तो यहाँ 7 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगला सवाल दिया गया है भाई साहब, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक है। देखो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक हम कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाला सवाल दिया है, बहुत अच्छी बात है। देखो यहां पे दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8, तो मैंने कहा इसको उधर भेजो, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री को जो भी रेशियो होता है उसे पहले तो अकेले रहना पसंद है। ओके, अब कॉट का मतलब क्या होता है, ये होता है बी अपॉन बी। सर मतलब, अरे भाई कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल को आप याद कर लीजिए, ठीक है, और उसमें यहां पे अगर एंगल ए है तो उसके सामने वाली साइड को हम पी बुलाते हैं, है ना, बाजू वाली साइड को बी, और जो 90 के सामने होती है उसे एच बुलाते हैं। सर तो पी की वैल्यू इसका मतलब है 15 है, यस। सर बी की वैल्यू 8 है, यस। अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओगे तो ये भी मिल जाएगा, जो नॉर्मली होता है 70। चलो ट्राई कर लेते हैं भाई, है ना। यहाँ पे अगर ट्राई करें तो हम जानते हैं कि भाई h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो p का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, है ना, और b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। मैंने कहा 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का प्लस करोगे तो 5 + 4 9, 2 + 6 8, यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे ये होता है 17 का स्क्वायर, जिस पर से आपको पता चलेगा कि h स्क्वायर इक्वल टू 17, तो h इक्वल टू 17, है ना, मतलब h स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। बच्चा तो खुश हो गया, सर जी वैल्यू मिल गई। मैंने कहा बिल्कुल। तो यहाँ पे आप आगे ऐसे लिख सकते हो कि सर हमें क्या मांगा है, हमसे मांगा है साइन ए और दूसरा मांगा है सेक ए। सर साइन की फॉर्मूला तो वही होती है ना p/h, यस, और सेक की होती है h अपॉन b। तो बस अब वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो p/h मतलब कि 15 अपॉन 17, h/b मतलब क्या हो जाएगा 17 अपॉन 8। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों से डील कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल एकदम आसान सवाल हम कह सकते हैं कि जो टेबल दिया हुआ था ना ट्रिगोनोमेट्री का, उसके भी सवाल दिया है। मतलब ट्रिगोनोमेट्री के जो दो सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं वो नॉर्मली बहुत बेसिक्स और अच्छे सवाल है। एक रेशियो वाला और एक टेबल वाले सवाल आ रहे हैं, वैल्यू रखो आंसर आपके सामने आ जाए। वैसे इसको सासू चोर चोर ससुर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, जिस पर से एक सवाल फेमस है वो जो पूछा जाता है, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे भाई, है ना, क्योंकि क्या पता सबको वो फॉर्मूला ना पता हो, है ना। अच्छा देखो साइन 30 की वैल्यू भाई 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, है ना। cos 30 की वैल्यू आपको याद है क्या, वो √3/2 होती है। sin 45 की वैल्यू 1/√2। तो बच्चे ने क्या कहा, सर नीचे हमें यहाँ दिख रहा है 2√2, ओके, तो यहाँ पे तो सेम है, तो 1 1 सा 1, यहाँ पे √3 1 सा √3। बच्चे सोचते हैं आंसर आ गया, मैंने कहा आ गया, लेकिन ये अधूरा आंसर है। क्यों, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे √2 इंटू √2 2 हो जाता है, 2 2 हो जाएगा 4, और जैसे ये √2 इनके पास मल्टीप्लाई में जाएगा क्या हो जाएगा √2 प्लस 3 2 6। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर, है ना। तो आप चेक कीजिए आपका ये आंसर आया कि नहीं। इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। चलो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल अगर देखें तो यहां लिखा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखो ये एनसीईआरटी का सवाल है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का, और बच्चा बच्चा जानता है कि ये बहुत आसान सवाल है, स्टार्टिंग में ही दिया गया है। और इसे करने के लिए तो बच्चे को ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी अगर ना पता हो तो भी बन जाता है, क्योंकि आपको पता होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ रेशियो और टेबल से काम बन जाता है ना। तो बच्चे जरूर इस चैप्टर को करके जाए, क्योंकि इसमें मार्क्स बहुत आसानी से आ जाते हैं। यहां दिया है a circus artist is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground। अच्छा उन्होंने क्या कहा है कि भाई ये जो पोल होता है, पोल को मैं एक वर्टिकल लाइन ले लूंगा, है ना, ग्राउंड को भी एक है ना, हम कह सकते हैं एक लाइन ले लेंगे हॉरिजॉन्टल वाली। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई जो
रोप है वो कैसे बंधा हुआ है, टॉप ऑफ द पोल से, है ना, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जिसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर, है ना, जिसको कोई ट्राई कर रहा है कोई बंदा यहाँ पे रोप पे चलने की। ओके, कोई इशू नहीं है भाई, चले, हमें क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने आगे क्या कहा है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, ये जो पोल था, है ना, जो वर्टिकली होता है, जिनकी हाइट हमें ढूंढनी है, इसको मैं एक काम करता हूं, एक्स बुला लेता हूं, है ना। इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल, देखो भाई, एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज गिवन एक्चुअली 30 डिग्री इज 30 डिग्री। अब सब जानते हैं इस एंगल के लिए ये साइड हो जाती है परपेंडिकुलर और ये वाली होती है हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच का रिश्ता कौन देता है, साइन। तो यहां पे हमें लगाना चाहिए साइन, एंगल दिया है 30 विच इज इक्वल टू P बाई एच, इसका मतलब x अपॉन 20। देखो साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू x अपॉन 20, 20 इधर जाएगा तो x इक्वल टू 20/2 विच इज इक्वल टू 10 मीटर। मतलब लेंथ ऑफ रोप क्या मिल जाएगा आपको, 10 मीटर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 which is mounted on a hemisphere of same radius। अच्छा, यहां पे देखो क्या दिया है भाई, उन्होंने दिया है एक कोन जो माउंटेड है हेमिस्फीयर के ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर मतलब कुछ इस टाइप का शेप बनेगा। ओके, यहां पे देखो जिसकी रेडियस, रेडियस कितनी दी है भाई, 3.5 सेंटीमीटर। द लेटरल हाइट, सर ये क्या है, अरे लेटरल हाइट मतलब स्लांट हाइट, स्लांट हाइट किसकी होती है, वो कोन की, है ना। अच्छा, स्लांट हाइट इज एक्चुअली 12.5 सेंटीमीटर। मैंने कहा बढ़िया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, देखो इसको अगर गौर से देखोगे तो इसे आप अगर इसे सीधा करोगे तो आपको टॉप जैसा फीलिंग आएगा, है ना। अच्छा, तो अगर आपको टॉप का यहाँ पे सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय, तो बच्चा ऑब्जर्व कर सकता है कि सर हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये कर्व जो एरिया है ना, ये हेमिस्फीयर का कर्व एरिया है, और ये जो कर्व एरिया है ना, ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अच्छा, तो इससे अगर दोनों को मिला दे तो पूरा सरफेस एरिया टॉय का बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बचने का सर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन तो क्या होता है, पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आप जानते हो 2 पाई आर स्क्वायर। अब किसी ने कहा सर ये पाई आर को कॉमन ले ले, बिल्कुल चलो ले लेते हैं भाई, पाई आर को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एल प्लस क्या बचेगा 2r। देखो पाई की वैल्यू लेंगे 22/7, क्योंकि रेडियस हमें ऑलरेडी ऐसा लग रहा था 3.5 है, मतलब मल्टीपल ऑफ 7 है। एल की वैल्यू बता दो, एल की वैल्यू भाई बच्चा बच्चा जानता है, देखो यहाँ पे 12.5 है प्लस 2 इंटू आर, देखो 2 इंटू आर मतलब 2 इंटू 3.5। देखो हम लिख सकते हैं 7 5 ओके, मतलब 0.5, 22 इंटू 0.5 देखो ये हो जाता है 11, क्या हो जाता है 11। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 3.5 इंटू 2 इज 7, 7 इसमें ऐड करने पर ये हो जाता है 19.5। अच्छा सर 19.5 इंटू 11 कैसे करेंगे, मैंने कहा पहले 195 इंटू 11 करोगे, तो आप पहले करोगे 195 टेंसा, अच्छा फिर 1 सा आ जाए, तो ये 195 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 1 कैरी तो यहाँ 11, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 2, तो यहाँ पे पॉइंट आने वाला है, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट था तो ये आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वॉल्यूम होता तो पावर 3 लगा देते हैं, है ना। इस तरीके से ऐसे सवालों से आप डील कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, a tent is in the form of cylinder of diameter 4.2 meter and height 8 meter surmounted by cone। देखो एक टेंट है, कैसा बना है भाई, सिलेंडर से। अच्छा सिलेंड्रिकल शेप है, जरा ट्राई करते हैं जरा, है ना। डायग्राम थोड़ी सी ऐसी लगेगी आपको रफ जैसी, बट चला लेना भाई। अच्छा ये सिलेंडर है जिसके ऊपर सरमाउंटेड बाय कॉन, मतलब उसके ऊपर क्या लगा दिया इन्होंने, कोन। चलो ठीक है। अच्छा whose diameter is 4.2, डायमीटर 4.2 का मतलब है रेडियस होगी 2.1, आंसर इज इन मीटर। द हाइट, देखो सिलेंडर की हाइट दी है 8 मीटर, सिलेंडर की हाइट इज गिवन एज 8 मीटर सरमाउंटेड बाय कोन ऑफ इक्वल बेस, इक्वल बेस का मतलब है दोनों की रेडियस सेम है, एंड हाइट इज 6 मीटर, इसकी हाइट दी है, देखो इसकी हाइट दी है 6 मीटर, रेडियस तो सेम थी 2.1 मीटर। मैं इसको है ना सिलेंडर के लिए कैपिटल एच बुला लेता हूं, यहाँ पे स्मॉल एच बुला लेता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। रेडियस दोनों की स्मॉल आर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसको भी स्मॉल आर बुला सकते हैं, इसको भी स्मॉल आर बुला सकते हैं। उन्होंने मांगा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट। अगर आप ऑब्जर्व करो 2 मार्क्स का जो ये दूसरा सवाल है ना, इसके आगे जो सवाल दिया गया था ये सरफेस एरिया बेस था,
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सरफेस एरिया वाला सवाल था, और ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का वॉल्यूम वाला सवाल है। मतलब जहां दो सवाल होते हैं दोनों टॉपिक को वो कवर कर रहे हैं, एक एरिया वाला पूछ लिया, एक वॉल्यूम वाला पूछ लिया, मतलब बच्चे को सब तैयारी करनी है ना। अच्छी बात है, लेकिन हाँ आपको इंटरनल ऑप्शन है, अंदर आपको ऑप्शंस दिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना, कि आपको कितने सवाल अटेंड करने हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेंट की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ टेंट क्या हो जाएगा, बच्चा जानता है सर सिलेंडर प्लस कोन, मैंने कहा डेफिनेटली तो हम ले सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शायद हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, यहां पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। ये याद रखना कहां कैपिटल एच लिखना है कहां स्मॉल एच लिखना है। अब बच्चे ने कहा सर क्या पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले ले, मैंने कहा बिल्कुल, यहां पे चलो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा कैपिटल एच प्लस स्मॉल h अपॉन 3। लेट्स ट्राई टू पुट द वैल्यू, पाई की वैल्यू मुझे लग रहा है यहाँ पे 22/7 रखेंगे, क्योंकि r का स्क्वायर जो दिया है ना जिसमें r इज 2.1 इंटू 2.1, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है कैपिटल H कितना था 8 प्लस देखो यहाँ पे स्मॉल h कितना है 6, और नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है 3। बच्चे जानते हैं सर 3 2 6 होता है, तो 8 प्लस 2 कितना होता है 10 होता है। देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 21, तो क्या होगा ये 10 इसके पास जाएगा, इसे 3 बना देगा, 3 इंटू 22 इज एक्चुअली 66, इंटू आया 2.1, तो जब देखो अब इसका ही मल्टीप्लीकेशन करना से बाकी रहा है, तो बच्चा जानता है ये करना कोई है ना हार्ड काम नहीं है। 66 इंटू 21 करने जाएंगे तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320, मतलब 20 से मल्टीप्लाई किया, 1 से करेंगे तो यहाँ पे 66, ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 1, और एक पॉइंट था इसलिए पॉइंट रख देंगे, तो यहाँ आंसर मिलेगा 138.6 मीटर क्यूब, है ना। जिस हिसाब से यहाँ पे सेंटीमीटर दिया मीटर दिया उस हिसाब से आप आंसर लिखोगे। अगर आप इसको लीटर में भी कन्वर्ट करना चाहो तो है ना क्या करना है, मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए है ना मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को याद रख लेना, ये आपको बहुत मदद करेगी। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल अगर देखा जाए तो यहां दिया है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिक्स का सवाल है भाई साहब। यहाँ पे ए एज्यूम्ड मीन दिया हुआ है, कितना दिया है 32.5, सिग्मा एफ आई, अच्छा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 35, सिग्मा एफ आई यू आई दे दिया, ओहो सब कुछ दे दिया उन्होंने, एंड एच भी दे दिया। फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। मैंने कहा देखो ए की अगर बात करें तो यहाँ पे ए कितना है 32.5, प्लस अगर सिग्मा एफ आई यू आई की बात करें, देखो सिग्मा एफ आई यू आई क्या है -23 अपॉन सिग्मा एफ आई देखो 35 है, और एच की बात करें तो ये 5 है, 5 कहता है 7 जा। अच्छा देखो जरा अब क्या आने वाला है, माइनस यहां आ जाएगा। अब 7 से आप इसे अगर डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा 7 3 21, फिर पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 2 आया है ना। अच्छा 2 आया, इसका मतलब क्या आ गया, 2 आया मतलब 20 आया, तो 7 2 14 आएगा, तो यहां आंसर हम लिखेंगे 3.2। अगर आप माइनस करने की कोशिश करोगे तो 5 - 2 3 हो जाता है, और 32 - 3 करेंगे तो 29, मतलब योर आंसर इज 29.3। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अगले सेक्शन का। अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर सी, मतलब कि भाई साहब 3 मार्क्स वाले सवाल। देखते हैं ये क्या कहता है। यहां पे देखा जाए तो देखो सवाल दिया हुआ है वही अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, इसके बाद वाला भी इसी चैप्टर का होता है, सभी को पता चल चुका होगा अब तो। देखो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने कहा देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसका आंसर हो सकता है। यहां पे दिया हुआ है 2x + 3y = 11, दूसरा दिया है 2x - 4y = -24। इसे इक्वेशन 1 बुलाते हैं, इसे इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, किसी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कीजिए। मैंने कहा चलो इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ये है 2x - 4y = -24। मैंने इसको उधर ले गया क्योंकि मुझे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू बनानी होती है, तो x की वैल्यू बनाने के लिए 4y को उधर ले जाएंगे, तो ये बेचारा माइनस का हो जाएगा प्लस -24। अगर मैं 2 डिवाइड में भेजूंगा तो दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, इसीलिए यहां पे ये हो जाता है 2y, ये हो जाता है 12। तो मुझे x की एक घटिया वाली वैल्यू मिल गई जिसे मैं इक्वेशन 3 बुलाऊंगा। देखो जो भी वैल्यू मिली उसे हम कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि 2 में से वैल्यू बनाई है इसलिए 1 में रखेंगे, अगर 1 में से बना दे तो 2 में रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। यहां पे क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ
पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कुछ ऐसा था, देखो यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 11। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास थी 2y माइनस 12, तो यहाँ पे रख देंगे 2y माइनस 12, ये अंदर जाते ही हो जाएगा 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। क्या किया मैंने, 2 को अंदर भेजा दोनों के पास मल्टीप्लाई में। अब बच्चों ने कहा सर जी ये 3y एंड 4y मिलके होते हैं 7y। मैंने कहा ये माइनस 24 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 35। 7 डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा 7 5 जा, इसका मतलब y की वैल्यू हमें मिल गई 5। अब ये वैल्यू बड़ी अच्छी वैल्यू मिली है, देखो यहाँ पे वैल्यूज है ना वेरिएबल के टर्म्स में थी है ना, इसीलिए हमें घटिया वैल्यू थी, उसे हमें कंपलसरी दूसरे इक्वेशन में रखना पड़ता था। ये y की वैल्यू एक अच्छी वैल्यू है, हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म है, इसे आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, 1 2 3 कहीं पे भी रखो आपको आंसर मिलेगा। जैसे इसको अगर मैं इक्वेशन 3 में रख दूं तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू था 2 इंटू वाई माइनस 12, जहां y की वैल्यू हमारे पास यहाँ 5 थी, तो 2 5 जा 10, 10 माइनस 12 इज माइनस 2। इसका मतलब हमें x एंड y की वैल्यू मिल गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में हम किसी भी वेरिएबल को रिमूव करते थे, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिया हुआ है x प्लस 5y इक्वल टू 11, ये दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अब हमें पहले सोचना होता है कौन से वेरिएबल को हम रिमूव करना चाहते हैं। बच्चे ने कहा सर x को रिमूव कर दो, आसानी लग रही है। मैंने कहा डेफिनेटली यार, उसके लिए क्या करते थे हम, ये x के कोएफिशिएंट और यहाँ पे जो भी दिया हुआ है उसका एलसीएम लेते थे। तो एलसीएम दिख रहा है मुझे 1 एंड 2 का 2, और यहाँ पे 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद कंपेयर कर दूंगा, कंपेयर विथ इक्वेशन 2। देखो इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 2x प्लस 10y इक्वल टू 22, और इक्वेशन 2 क्या था, ये था 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। अच्छा अब क्या करेंगे, मैंने कहा माइनस लगा देते हैं साइन, है ना, माइनस लगा दी। देखो 2x माइनस 2x कैंसिल, 10 प्लस 3 13y, यहाँ पे 22 माइनस 9 अगर आप करोगे तो आपको 13 मिलेगा, 13 डिवाइड में जाएगा तो 13 1 जा, इसका मतलब y की वैल्यू मिली 1। जैसे ही आपको प्रॉपर वैल्यू मिलती है ना, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन, लगाना सब्स्टिट्यूशन ही है, मतलब इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, काम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैं y इक्वल टू 1 को, है ना, कहाँ रख रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 11। देखो ये 5 1 जा 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू 6 मिल जाएगी। मतलब इस तरीके से हम ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, भाई साहब एपी का सवाल है। देखो यहाँ पे उन्होंने कहा सम ऑफ, सम मतलब एसएन ऑफ 14 टर्म्स मतलब S14 ओहो ऑफ AP इज गिवन 1050। मैंने कहा कोई इशू नहीं है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 10, मैंने कहा A की वैल्यू यहाँ पे दी है 10, फाइंड द 20th टर्म, मतलब A20 हमें ढूंढना है भाई। अच्छा सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो दिया हो उसका फॉर्मूला हम जरूर लगाएंगे ताकि मिसिंग चीजें मिल जाए। सर मिसिंग क्या है, अरे सबको पता है यार, यहाँ पे जरूरत सबसे पहले किसकी पड़ती है, डिफरेंस की। फर्स्ट टर्म के बाद डिफरेंस को ही तो हम याद करते थे एपी में। अच्छा देखो एसएन का फॉर्मूला है ना, हमें यहां से पता है एसएन का फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन देखो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 14 टर्म दिया है 1050, तो मैं यहाँ पे 14 रख देता हूं, नीचे 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या थी वो 10 प्लस यहाँ पे n की वैल्यू 14 थी, 14 माइनस 1 इंटू डी का कुछ पता अभी तक चला नहीं है। 2 कहता है 7 जा, अच्छा 7 अगर डिवाइड में जाएगा तो 7 15 जा 105 होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि एक और 0 पड़ा था। ओके 2 10 जा 20, अगर उस तरफ माइनस जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 130 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 13d। 14 माइनस 1 13 होता है भाई, 13 डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 जा, मतलब d की वैल्यू क्या हो गई 10। अच्छा डी की वैल्यू मिल गई भाई, अब तो हमारा काम आसान हो गया। उन्होंने कहा था 20th नंबर की टर्म मतलब A20, जिसका फॉर्मूला सभी जानते हो, ये होता है A प्लस 19d, है ना, जानते हो ना। यहाँ जितने नंबर की टर्म मांगे उससे एक डी यहाँ पे कम लेना है। ओके A की वैल्यू 10 थी प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू भी 10 थी, तो देखो 19 10 सा क्या हो जाता है 190, प्लस में अगर 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, तो हमारा आंसर आ चुका है।
चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए जरा, यहां पे दिया है शो द पॉइंट्स दिस आर वर्टाइसिस ऑफ स्क्वायर। ओके, तो यहां पे सवाल देखिए जरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है और ये कहना चाहता है, एक्चुअली ये सवाल है रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर देखा जाए यहां पे, तो कभी भी किसी को स्क्वायर प्रूफ करना हो तो पहले तो इनके कुछ नाम ले लेते हैं कि चलो लेट दिस इज ए ऑफ 1,7, बी ऑफ 4,2, सी ऑफ -1, एंड डी ऑफ -4,4। आपको चार वर्टाइसिस देखते ही किसी भी सवाल में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ढूंढ लेना है इन सभी के बीच की दूरी, मतलब ए बी, बी सी, सी डी, एडी। अच्छा सर, अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, मान लेते हैं कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अच्छा अभी फिलहाल स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर तो हम इसे प्रूफ कर देंगे थोड़ी देर में। देखिएगा, ये सपोज ऐसे चारों साइड्स की आपने लेंथ ढूंढ ली, साथ में आपको डायगोनल भी ढूंढ लेनी है। क्या ढूंढ लेनी है? डायगोनल, जिसको हम क्या बुलाते हैं, यहाँ पे बुलाते हैं AC एंड BD। अगर देखा जाए तो AB यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो मिल सकता है, क्या होता है भाई, x2 - x1, 4 - 1 3, जिसका स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 7 - 2 5, जिसका स्क्वायर 25। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 34। सेम वे यहाँ पे ट्राई करते हैं जरा, BC क्या मिलेगा, अंडर रूट में देखो x1 - x2 है ना, ऐसे भी आप कर सकते हो, 4 - +1 5, जिसका स्क्वायर होता है 25, 2 - +1 3, जिसका स्क्वायर होता है 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 34। CD, यहाँ पे CD की लेंथ के लिए अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, x1 - x2 -4, हम कह सकते हैं +1, तो ये -3, जिसका स्क्वायर 9 होता है, 4 - +1 विच इज 5, जिसका स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ आ जाएगा √34। आप डिटेल में भी फॉर्मूला लिख सकते हो, ऑलरेडी काफी बार मैं बता चुका हूं, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन पे फोकस करवाऊंगा। AD की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, -4 - 1 इज -5, जिसका स्क्वायर होता है 25, 4 - 7 लिखने की जगह 7 - 4 अच्छा रहेगा, 7 - 4 इज 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना। यहाँ पे देखो दोनों का प्लस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 34, है ना। आप 4 - 7 करते -3, जिसका स्क्वायर भी 9 ही आता है, याद रखना। यहाँ पे हमने देखा चारों साइड इक्वल आ चुकी है, क्या बात है, बच्चे को थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। मैंने कहा देख, अगर चारों साइड इक्वल मतलब रोम्बस, लेकिन अगर उसकी डायगोनल भी इक्वल मतलब स्क्वायर, तो देखते हैं जरा, डायगोनल की बारी है। AC की अगर चर्चा करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, देखिएगा 1 - +1 विच इज 2, है ना, जिसका स्क्वायर होता है 4। यहाँ पे देखेंगे 7 - +1 विच इज 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 64, तो ये मुझे मिल रहा है √68, क्योंकि 64 + 4 इज √68। अच्छा BD की बात करें तो देखो 4 - +4, अच्छा विच इज 8, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है, वापस आ जाएगा 64, प्लस में देखो 4 - 2 इज 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 64 + 64 68, सो आवर आंसर इज √68। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं साहब जी, AB = BC = CD = AD है, एज वेल एज AC = BD है, मतलब डायगोनल भी इक्वल है। इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल हमने देखा है ABCD, ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील आप कर सकते हो। अगले सवाल की बारी है भाई। अगले सवाल की बात करें तो यहां दिया है फाइंड रेशियो। फाइंड रेशियो मतलब ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल, पहला वाला था वो डिस्टेंस फॉर्मूला का बेस, ये दूसरा वाला है ये सेक्शन फॉर्मूला के बेस। जब भी रेशियो मांगा हो, गांव का बच्चा बच्चा जानता है, सर जी क्या लिखेंगे, लेट रेशियो बिकम के रेशियो 1 इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स। भाई वाई एक्सिस की बात की, मतलब पॉइंट कहां किसका है, वाई एक्सिस का। मैंने कहा मुझे एक बात पता है, ऑन वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट होता है, एक्स नहीं होता, इसका मतलब एक्स 0 होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा 0, y, x, y की जगह 0, y, क्योंकि x की वैल्यू यहां पे है 0। अच्छा देखो यहां पे क्या कहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स। अच्छा तो मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूं जो इन दोनों को जोड़ के बनी है, ये है a ऑफ 5, -6, यहाँ पे है b ऑफ -1, -4, जिसको कोई पॉइंट y एक्सिस का है ना, y एक्सिस सपोज ऐसे जा रही है, यहाँ पे समझ लीजिए, या इस तरीके से सीधी जा रही है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y, जो इसे कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है, k रेशियो 1 में। ओके, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये वाई एक्सिस का सपोज यहाँ पे पॉइंट है, तो ये भी हमें ढूंढना है। चलो कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे भाई, है ना। यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए गायब कर देते हैं, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, हमें इस सवाल पे फोकस करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए
तो मैं जानता हूं पी ऑफ एक्स वाई, है ना, ये जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, बच्चा जानता है। जब भी हमें रेशियो दिया हो के रेशियो 1, तो पी ऑफ एक्स कॉमा वाई का हम फॉर्मूला नॉर्मली ऐसे लिखते थे, के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन, के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। बच्चा जानता है सर ये हमारा x1 y1 है, मैंने कहा बिल्कुल। सर ये हमारा x2 y2 है, मैंने कहा बिल्कुल। तो जरा यहाँ पे देखो k1 एज इट इज है, अब हम x2 x1 की वैल्यू रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 थी, ये तो y था, x2 x1 था -1 एंड 5, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 एंड 5, है ना, -1 इंटू के इज माइनस के, याद रखना, y2 y1 y2 y1 which is -4 and -6, तो -4 and -6 यहां पे रखेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। अब याद रखना आपको रेशियो का है तो आपको कंपेयर करना है, देखो y से कंपेयर करेंगे थोड़ा फंस जाएंगे, क्यों, y नहीं पता है और k भी नहीं पता, इसलिए सबसे पहले जहां पे कुछ कांस्टेंट पता हो उसके साथ कंपेयर किया जाता है। अगर मैं 0 से कंपेयर करूंगा तो 0 इक्वल टू -k+5 अपॉन k+1, ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा -k+5 इक्वल टू 0, माइनस के उधर जाते ही यहाँ पे हो जाएगा k इक्वल टू 5, मतलब 5:1, आपको k मिल चुका है, ये बहुत अच्छी बात है भाई, k मिल गया। अब तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो, है ना, यहाँ पे अगर आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे आप कह सकते हो सर जी हमें y इक्वल टू क्या मिलेगा, अगर मैं y को कंपेयर करूंगा तो ये था -4k -6 अपॉन k+1, आपको यहाँ k की वैल्यू मिली है 5, तो यहाँ पे रख के देखते हैं जरा, यहाँ पे 5+1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा 20, वो भी माइनस वाला, -20 एंड -6 इज -26, नीचे था 6, तो ये आ जाएगा -13 अपॉन 3, क्योंकि 13 2 जा एंड 3 2 जा, तो आप कह सकते हो सर ये जो पॉइंट P था ना, ये 0, y, ये हो जाता है एक्चुअली P ऑफ 0, -13 अपॉन 3। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से हम डील कर सकते हैं। अगले सवाल की बात करें तो यहां दिया है प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है सर्कल का, जितना अच्छे से हो सके इसे तैयार कर लेना, क्योंकि इस थियरम के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इसके जैसा एक और सवाल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई जिसमें आपको पता होगा सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, कि भाई कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा हो सर्कल को, है ना, उसके बेस क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो उसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। वैसे तो सर्कल के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिससे बार बार रिपीटेशन होता है, तो अगर आप उन 5-7 सवालों पर फोकस करते हो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ क्या कहता है ये सवाल, प्रूव दैट टेंजेंट्स, है ना, टेंजेंट्स की बात आई तो मैंने सोचा चलो डायग्राम बना लेते, मान लेते हैं ये कोई सर्कल है, यहाँ पे अगर मैंने कोई ऐसी टेंजेंट बना ली जो उसे एक जगह छू रही है, इसका नाम है L, जहां पे छू रही है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने नाम दे दिया A, यहाँ पे मान लेते सेंटर है हमारा O, तो मैं इसको ज्वाइंट कर सकता हूं, ये हमारी होगी रेडियस। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, समझिएगा, आई वांट टू प्रूव दैट दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, मतलब L इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, जिससे मैं कह सकता हूं L इज परपेंडिकुलर टू OA, मतलब यहाँ पे एंगल 90 कुछ भी करके लाना है, ठीक है भाई, कुछ भी करके, मतलब सिंपल तरीके से हो जाएगा। अगर प्रूफ की चर्चा की जाए, यहाँ पे अगर प्रूफ की चर्चा की जाए तो कैसे इसको समझते हैं वो मैं बता दूं आपको। वी विल टेक एनी पॉइंट P ऑन लाइन L, है ना, यहाँ पे लिखते जाएंगे साथ में, लेट टेक एनी पॉइंट P ऑन लाइन L, है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे नॉट ए, है ना, नॉट ए, अच्छा मतलब नॉट ऑन ए, समझिएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो ए के बराबर नहीं है, मतलब P और A इक्वल नहीं है, कोई दूसरा पॉइंट आप ले रहे हैं, ओके, एज P इज एक्सटीरियर पॉइंट, कैसा है, एक्सटीरियर पॉइंट, क्योंकि टेंजेंट में एक ही पॉइंट ऑन सर्कल होता है, बाकी सारे एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं, ओके, एज इट इज एक्सटीरियर पॉइंट, दैट मींस अगर मैं इनको ज्वाइंट करता हूं OP इज ग्रेटर देन OA, अच्छा, विच इज इक्वेशन 1। सेम तरीके से अगर मैं कोई अनदर पॉइंट ले लूं, लेट टेक अनदर पॉइंट Q, कोई पॉइंट ले लिया मैंने, मान लेते यहाँ पे Q, जिसको अगर देखा जाए तो ये भी A के बराबर नहीं है, तो मैं OQ को अगर ज्वाइंट करूंगा तो Q इज एक्सटर्नल पॉइंट, दैट मींस OQ इज आल्सो ग्रेटर देन OA, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेक एनी पॉइंट, है ना, Q ऑन लाइन, है ना, L, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू E, Q एंड A बराबर नहीं है, मतलब दूसरा पॉइंट लिया है, तो हम कह सकते हैं एज Q इज एक्सटीरियर पॉइंट, ये कैसा है, एक्सटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब ये जो OQ होगा वो ग्रेटर देन कैसा होगा, OA होगा, ओके, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली अगर बात की जाए फॉर, है ना, एनी पॉइंट
है ना, फॉर एनी पॉइंट ऑन लाइन एल, कोई भी पॉइंट जो लाइन एल का होगा, है ना, नॉट इक्वल टू ए, समझिएगा, नॉट इक्वल टू ए को हम नहीं ले रहे, कोई भी पॉइंट, है ना, हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओ इज ग्रेटर देन ओ ए, ग्रेटर देन ओ ए, जिसका डिस्टेंस डेफिनेटली आप यहां पर कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज मैंने आर ले लिया, तो इसका डिस्टेंस भी ओ ए से ग्रेटर ही होगा। अच्छा, इसका मतलब हो गया, हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ओ ए इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, है ना, पॉइंट एंड अ लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन हो, वहां पे हमेशा कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एल इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला कि भाई यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि सिमिलरली, है ना, कोई भी पॉइंट के लिए, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फॉर एनी पॉइंट ऑन अ लाइन एल विच इज नॉट इक्वल टू ए, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओ ए, है ना, ओ ए से हमेशा ग्रेटर होता है। इसका मतलब है ना, ओ ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से ऐसे थियरम से हम डील कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पे दिया हुआ है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल का एक और सवाल, आर ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर। मैंने कहा देखो जरा, यहाँ पे अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए है तो मैं ऐसे दो सर्कल बना रहा हूं जिसका सेंटर सेम हो, हुज रेडियस आर 5 एंड 3, तो एक की रेडियस 5 ले लेते हैं, एक की ले लेते हैं 3। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर वन। अच्छा, मैंने कहा एक कोड मुझे बनानी है जो बड़े सर्कल की कोड है और छोटे सर्कल की क्या है, टेंजेंट, क्योंकि एक ही बार छू रही है। मैंने कहा भाई ये टेंजेंट हो गई, इसका मतलब सपोज इसका नाम एम दे दूं तो मुझे पता है यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही देखा था कि है ना, टेंजेंट और रेडियस के बीच में परपेंडिकुलर का रिश्ता है। अब 9th में हमने पढ़ा था कि सेंटर से कभी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कोड का क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एक्स बुला लूं तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां पे उन्होंने क्या मांगा है, लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड, है ना, तो हमसे मांगा हुआ है फाइंड लेंथ ऑफ ए बी विच इज एक्चुअली एक्स प्लस एक्स 2x। ओके, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। सिंपली बच्चे को दिख रहा है सर ये ओ एम ए राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगा दो। मैंने कहा ये सबको पता है, x की वैल्यू 4 आने वाली है, फिर भी लिख देते हैं 4 राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए, अगर मैंने पाइथागोरस लगा दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 25, ये 3 का स्क्वायर 9 इधर जाएगा तो माइनस, है ना। अच्छा, 25 माइनस 9 बच्चा जानता है ये हो जाता है 16, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है 4, एक्स की वैल्यू 4 होती। मैंने कहा भाई हमें चाहिए था ए बी, ए बी का मतलब क्या है, एक्स प्लस एक्स 2x, मतलब 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस सवाल को डील कर सकते हैं, बहुत ही छोटे सवाल है, खटाखट निपटा सके ऐसे सवाल है। यहां दिया है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज। ओके, टोटल 200 फैमिलीज ऑफ द विलेज की बात की है उन्होंने। क्या मांगा है उन्होंने, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब भाई साहब मॉडल का मतलब हो जाता है मोड ढूंढना है। मोड के लिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को टारगेट किया जाता है, जैसे ये मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रही है विच इज आर F1, और हर कोई जानता है ये F1 है ना, इसका मतलब ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया, जिसकी लोअर लिमिट हमारी लोअर लिमिट होती है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2। अच्छा, मैंने कहा डिफरेंस देखो जरा, यहाँ पे 500 का डिफरेंस दिख रहा है, तो H की वैल्यू कितनी है 500। और अब हमारे लिए मॉड Z ढूंढना बड़ा आसान है, जिसका फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। L की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1500 प्लस F1 इज एक्चुअली 40 माइनस F0 इज 24, और अगर देखा जाए तो इंटू H हमारे पास कितना है 500। 2F1 देखो, 2F1 मतलब इसका डबल 80 माइनस F0 इज 24 माइनस F2 इज 33। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे इसको, है ना, और सब्ट्रैक्शन वगैरह सब करेंगे तो देखो 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 कितना हो जाता है भाई, ये हो जाता है 16। यहाँ पे क्या है इनटू में 500, है ना, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ी देर में, बट पहले नीचे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। क्या होगा ये 80 माइनस 24, 80 माइनस 24 अगर करने जाएंगे तो इट विल बिकम 56, 56 माइनस अगर 33 करेंगे तो ये हो जाता है 23। तो जरा यहाँ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ये है 1500 प्लस
देखो 16 फाइव सभी जानते हैं क्या हो जाता है, 16 फाइव हो जाता है 80, तो बाकी के 2 जीरो रख देते हैं, डिवाइड में क्या है 23। तो अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे 8000 डिवाइड बाई 23 करना है, तो थोड़ा अच्छा वाला कैलकुलेशन है, यहीं पे कर लेते हैं 8000 डिवाइड बाई 23। तो मैं जानता हूँ 23 थ्रीजा हमारे लिए यहाँ पे काम आ सकता है, 23 थ्रीजा क्या हो जाता है, ये हो जाता है 69। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचने वाला है बच्चा लोग 1 1 11 बचेगा, फिर यहाँ पे एक जीरो नीचे आएगा, तो बच्चा जानता है भाई 23 फोरजा हो जाता है 92। तो अगर यहाँ पे 110 में से 92 जाएगा तो ये हमारा हो जाता है बालकों 18। एक और जीरो नीचे आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली 180 था, तो इसका मतलब है कि भाई अगर 23 के टेबल में इसको देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 23 फाइव फाइव सिक्स सेवन जा हो सकता है शायद हमारे लिए मदद रूप है ना, 7 3 जा 21, यहाँ पे 2 7 2 जा 14 प्लस 2 16। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है 19। अगर एक और जीरो ले लिया तो पॉइंट करके सपोज यहाँ पे 8 जा आ रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है 1500 प्लस 347.8। अगर इनको ऐड करेंगे तो है ना 500 प्लस 300 इज 1800, तो 1847.8 है ना, इसमें हम कह सकते हैं ये हमारा अप्रोक्स आंसर है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे दिया है अ डाई इज थ्रोन टू आइस, तो तुरंत हमें सैंपल्स प्लीज याद आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी का सवाल है तो 1 1 से लेके सर 6 6 है ना, ये काफी पुरानी चीजें हैं हमारे लिए, तो है ना। क्या कहा है उन्होंने, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 नहीं आएगा एक भी बार। मैंने कहा भाई अगर 5 की चर्चा करें कि कब आ सकता है, तो अगर देखा जाए तो मुझे पता है ये 5 1 5 2 अप टू 5 6, ये 6 बार इसमें आता है। अगर मैं देखा जाए तो 1 5 2 5 अप टू हम कह सकते हैं 6 5, यहाँ पे भी 6 बार आता है, लेकिन दोनों में 5 5 है ना रिपीट होता है। इसका मतलब ये 5 5 दो बार आ जाता है, तो मुझे एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो 6 प्लस 6 12, 12 में से एक गया तो 11, तो इतनी बार 5 आ रहा है। तो टोटल कितने आउटकम होते हैं पहले तो बता दूं आपको कि 1 1 से लेके 6 6 तक अगर देखा जाए तो टोटल 36 आउटकम होते हैं, जिसमें से 11 बार 5 आ रहा है, तो उसे हटा दिया जाए तो मेरा आंसर क्या आएगा 25। ओके, अगर प्रोबेबिलिटी की चर्चा करें कि भाई 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल 25 आउट ऑफ टोटल 36। अब उन्होंने ये तो पहले का आंसर था, उन्होंने कहा था 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट एक बार तो 5 आना चाहिए। मैंने कहा 5 कहां आता है, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं है ना, तो इसका मतलब हमसे मांगा है 5 कितनी बार आ सकता है 11 टाइम आउट ऑफ 36 टाइम। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखते हैं, यहां पे दिया हुआ है सेक्शन डी, जिसकी बात करें तो भाई यहाँ पे हर सवाल 4 मार्क्स का होगा। देखते हैं क्या कहता है सवाल। यहाँ पे कहा है पहला ही सवाल ट्राइंगल का, हमें पता है कि सेक्शन डी के अंदर पहले 2 सवाल ट्राइंगल के देखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है देखते हैं, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर देखा जाए तो कोई सपोज इस तरीके से हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं इस ट्राइंगल का नाम है ए बी एंड सी, जिसमें यहाँ पे कोई पॉइंट डी है जो बीसी का है। अच्छा, बीसी के ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट डी दिया गया है, सच दैट एंगल एडीसी इक्वल टू बीएसी। एडीसी ये वाला एंगल किससे इक्वल होगा, बीएसी से, बीएसी से। अच्छा, मतलब इस एंगल से। ओके, हमने मार्क कर दिया। वी हैव टू शो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। मैंने कहा देखो सी ए स्क्वायर मतलब 2 बार सी ए यूज हुआ है। आपको बता दूं, आपको यहाँ दोनों ही ट्राइंगल में ये वाला एंगल आपको दिख रहा होगा जो कॉमन है, जो इस ट्राइंगल के पास भी है, इस ट्राइंगल के पास भी है। तो दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, पहले अलग अलग स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि याद रखना ट्राइंगल का सवाल हो, अगर हो सकता है तो उसे स्प्लिट कर दीजिए, रीड्रॉ कीजिए, उससे आपका आंसर जल्दी आ जाता है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ट्राइंगल में एज इट इज पहले ड्रॉ कर रहा हूं, जो दिया हुआ है हमारे पास ए बी सी, जिसमें कुछ यहाँ पे एंगल सी पे ऐसी डिजाइन दिखी गई थी और यहाँ पे हमने ऐसी डिजाइन बनाई थी। डिजाइन ऐसी क्यों बना रहा हूं, ताकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल दिखे। दूसरा जो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल है एडीसी, जिसको हम इसी तरीके से लिखेंगे, मतलब ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे ये है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखे, जैसे सी यहाँ पे इक्वल दिखना चाहिए, एक इसके बराबर था, डी के बराबर था, तो यहाँ पे ऐसी सेम डिजाइन दिखी थी, तो ये डी है। ट्राइंगल का पूरा नाम था एडीसी, मतलब यहाँ पे आने वाला है ए। सर यहाँ पे क्यों इधर ए आया, मैंने कहा ये ए पूरा नहीं है, थोड़ा सा है ना, आप देखिए कम है, इसीलिए इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है, जहां पे इक्वल एंगल्स दिखे उस तरीके से आपको ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं, ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब दोनों ही ट्राइंगल की अगर चर्चा करें, देखिएगा फॉर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का नाम है भाई ए बी सी,
ए बी सी। दूसरे ट्राइंगल का नाम है डीएसी। क्या नाम है? डीएसी। दोनों ही ट्राइंगल में आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल डी दिख रहे होंगे, विच इज वन एंगल। फिर आप कह सकते हो एंगल सी कॉमन एंगल है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी विच इज ऑल्सो वन एंगल। सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मैं कह सकता हूं ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर विद ट्राइंगल डीएसी। जैसे ये सिमिलर हो जाएगा बच्चा लोग बाय सीपीएसटी, आप कह सकते हो कि यहाँ पे साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है, एज वेल एज कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। देखो हमें साइड्स से मतलब है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय सीपीएसटी हम उसके साइड्स का रेशियो लेंगे, सीए अपॉन सीडी। क्या लेंगे? सीए अपॉन सीडी इक्वल टू, यहाँ पे हम लेंगे सीबी अपॉन सीए, सीबी अपॉन सीए। जहां पे सीए था उसको मैंने टारगेट किया क्योंकि मुझे सीए चाहिए दो बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहां आ जाएगा सीए इंटू सीए, सीए स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा सीबी इंटू सीडी। तो अगर आप देखोगे तो आपका आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की अगर बात करें, यहां दिया हुआ है स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। देखो थेल्स थ्योरम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसका कन्वर्स दिया है, उसे भी आप डेफिनेटली करके जाइएगा, फायदा रहेगा। अगर यहां पे देखा जाए तो उन्होंने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की चर्चा की है। ये क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट समझिएगा। इन अ ट्राइंगल if we draw a line segment which intersecting a two side in such a way which divide them into equal ratio, then that line is parallel to third side of triangle। अच्छा सर, यानी आप ये कहना चाहते हो कि कभी कोई यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट इस तरीके से ड्रॉ की गई हो कि जो ट्राइंगल की दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, एई अपॉन ईसी। तब ऐसे केस में हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये इससे पैरेलल होगा, मतलब यहां पे हम प्रूफ करने वाले हैं ये उससे पैरेलल होगा। मैंने कहा ठीक है यार कर देते, कोई बड़ी बात नहीं। यहां पे अगर देखा जाए तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई दूसरी वाली की, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसी कोई लाइन जा रही है, ठीक है, ये वाली, अच्छा, जिसका नाम है डीएफ। ओके, जो कैसी है, पैरेलल है। लेट डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, जो हमने ड्रॉ की। अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल होती तुरंत क्या लगता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब हम कह सकते हैं थेल्स का थ्योरम, जो कहता है कभी भी लाइंस पैरेलल दी हो तो वो बाकी के जो साइड्स होती है उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू क्या हो जाता है, एएफ अपॉन एफसी, एएफ अपॉन एफसी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वन ऐड करेंगे। क्यों, अभी पता चल जाएगा। एडी है ना अपॉन डीबी प्लस वन इक्वल टू एएफ अपॉन एफसी प्लस वन। ये करने पर ये उधर चला जाता है, देखो ये इधर आते ही क्या हो जाएगा, एडी प्लस डीबी आ जाएगा। अब देखिएगा एडी प्लस डीबी टोटल क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा ए बी, नीचे क्या है, डीबी। ये इधर जाती है एलसीएम में ए एफ प्लस एफ सी। देखो जरा, ए एफ प्लस एफ सी टोटल क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अच्छा, नीचे क्या है, एफ सी, विच इज माई इक्वेशन वन। तो मैंने इसको संभाल के रख लिया। ओके, अब देखिए जरा यहाँ पे क्या दिया है, कुछ गिवन भी है, तो जरा उस गिवन की जरा चर्चा करते हैं कि भाई गिवन क्या है। अगर गिवन की चर्चा करें तो यहां दिया हुआ है एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो मैं यहां पे भी दोनों तरफ वन ऐड करना चाहूंगा, तो यहां हो जाएगा एडी अपॉन डीबी प्लस वन इक्वल टू एई अपॉन ईसी प्लस वन। आप देखना एडी अपॉन डीबी में प्लस वन करने पर हमने मिला था ए बी अपॉन डीबी, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ए बी अपॉन डीबी। आप देखिए एई अपॉन ईसी में प्लस वन करने पर ये इधर जाते ही आपको मिलेगा एई प्लस ईसी, विच इज टोटली एसी अपॉन ईसी, जो मेरा इक्वेशन 2 है। तो बच्चों ने कहा सर ये ए बी अपॉन डीबी, ये भी ए बी अपॉन डीबी, तो उसके बराबर कुछ चीजें दी है, तो फ्रॉम वन एंड टू हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई एसी अपॉन एफ सी, एसी अपॉन एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी अपॉन एसी। देखो ये एसी एसी कैंसल आउट होते ही आपको क्या मिलेगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएंगे तो यहां पे मिलेगा एसी एसी इक्वल टू एफ सी। क्या मिला, एसी इक्वल टू एफ सी। अच्छा सर, आप कह रहे हो ये एसी एंड एफ सी इक्वल है, ऐसा कैसे हो सकता है सर, ये दोनों तो लाइन अलग अलग लेंथ की दिख रही है। मैंने कहा इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये पॉइंट यहीं पे होगा। तो इसका मतलब हो गया एफ एंड ई आर सेम पॉइंट। आगे आप लिख सकते हो दे आर सेम पॉइंट या दे आर कोइंसाइड। ओके
सर जी अगर ऐसी बात है तो आपने कहा था यहाँ पे कि भाई आपने लिया था डीएफ पैरेलल बीसी, आपने एज्यूम किया था, आपने कहा था डीएफ पैरेलल बीसी है, तो आपको इस पर से लिख सकते हो एफ एन इक्वल है तो इसका मतलब डी पैरेलल बीसी होगा, डेफिनेटली होगा, इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है। आगे सवालों की अगर चर्चा करें तो यहां दिया है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। तो मैं पहले मान लूंगा कि भाई लेट कोई अगर पहले इंटीजर की अगर चर्चा करेंगे तो कोई इंटीजर है x और उसका कंसेक्यूटिव इंटीजर है x प्लस 1, आप लिख दोगे लेट द है ना वन नंबर इज x देन इट्स कंसेक्यूटिव नंबर इज x प्लस 1। अब उन्होंने कहा था सम ऑफ व्होज स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर की चर्चा करें तो दैट इज 365। अगर यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर होता है, यस ये है 2x, ये इधर जाके माइनस होगा तो माइनस 364 इक्वल टू 0। अगर यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। 2 डिवाइड में जाता है तो बच्चा लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो समझ आ चुका है कि इसे फैक्टराइज किया जाए, मतलब माइनस 182 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे कि 1 आ जाए। तो बच्चा यहाँ पे ट्राई कर सकता है कि माइनस 182 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि जिससे प्लस 1 आ जाए, जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। तो आपको बता दूं अगर ये इसके फैक्टर निकालोगे तो ये आने वाला है 14 इंटू 13 सा, लेकिन यहाँ माइनस है, इसका मतलब यहाँ मुझे माइनस लगना पड़ेगा। क्यों छोटे वाले को माइनस दिया, क्योंकि अगर नीचे माइनस और ऊपर अगर पॉजिटिव नंबर है तो आप छोटे वाले को माइनस दोगे, अगर नीचे नेगेटिव और ऊपर भी नेगेटिव है तो बड़े वाले को माइनस दोगे। अच्छा तो देखो 14 माइनस 13 1 आ भी रहा है, अरे बढ़िया बात है भाई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1x को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। देखो 4 टर्म आती, आई थिंक आपको याद होगा मैंने कहा था कि दो दो टर्म में से कॉमन लेंगे, तो यहां से अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा x प्लस 14, यहां से अगर मैं माइनस 13 कॉमन लेता हूं तो ये बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। अगर मैं इसे कॉमन लेता हूं, देखो आपको दो टर्म में यहां सेम टर्म्स मिल रही है, उसे आप कॉमन निकालोगे तो आपको क्या बचेगा, अंदर बचेगा x minus 13 which is equal to 0. If product is 0 we can say either first one is 0 or second one is 0। देखो ये उधर जाती है x की वैल्यू माइनस 14, ओ उन्होंने कहा था भाई पॉजिटिव इंटीजर भाई तू नहीं चलेगा, ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 13। बच्चे ने कहा खुशियां ही खुशियां है सर, पॉजिटिव इंटीजर था मतलब x तो मिल गया। अब मैंने कहा देखो दूसरा नंबर जो था वो एक्चुअली था x प्लस 1, तो नेक्स्ट नंबर मतलब 13 प्लस 1 14। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। आगे देखते हैं जरा अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहां दिया है शब्बा राव स्टार्टेड अ वर्क इन 1995 एट द सैलरी ऑफ 5000 रुपीज। स्टार्टिंग में उसकी सैलरी 5000 थी, रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज पर ईयर। देखो एपी का सवाल है, वो कह रहा है भाई स्टार्टिंग में किसी की सैलरी 5000 है, हर साल 200 रुपए बढ़ रही है, तो एक साल के बाद उसकी सैलरी हो जाएगी 5200 और उसके बाद हो जाएगी 5400। ओके उन्होंने कहा था इन विच ईयर हिज इनकम रीच इन 7000, कब उसकी सैलरी 7000 होगी। ओहो तो ये तो भाई नट्टू काका जैसी बात होगी, सैलरी कब यहां तक पहुंचेगी। अच्छा देखो एक ही बात करें तो ये 5200 है, अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे 200 है। कुछ लोग 5000 को ये लेके चलते हैं, मैंने कहा यार 5000 इज इनिशियल पॉइंट है ना, एक साल के बाद क्या होगा मतलब पहली टर्म हमारी हो जाती है, इसलिए हम ऐसे जा रहे हैं। अगर आप उस तरीके से करोगे तो आपको बाद में n की जो वैल्यू आएगी उसमें -1 करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। तो आप इस तरीके से जाना अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हमें पता है लास्ट टर्म an दिया हुआ है, क्या है ये 7000, तो an दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू बच्चा लोग 7000 दिया हुआ है, a की वैल्यू देखा जाए तो 5200 दिया हुआ है, n का कोई पता नहीं है, डिफरेंस हमें 200 पता है। अच्छा ये उधर जाके माइनस होगा तो बचेगा भाई 1800, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू ये दिया है 200, अगर 200 डिवाइड में जाएगा तो ये 0 0 कैंसिल, 2 कहता है 9 जा, ओहो अच्छा ये -1 उधर जाके प्लस होगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 10, मतलब 10 साल लगेंगे। देखो पहले साल इतनी थी, ये दूसरे साल की है, बाद में 10 साल के बाद उसकी सैलरी 7000 होने वाली है, तो हम कह सकते हैं 1995 में उसने काम चालू किया था, प्लस आप 10 साल करोगे तो ये हो जाएगा 2005, मतलब इन 2005 उसकी सैलरी कहां पहुंच गई होगी 7000 रुपए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहां पे अगला सवाल स्टैटिस्टिक्स का ये कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिलो थर्ड है ना गिवन वेट्स वगैरह वगैरह दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन वेट। अच्छा, ये आ गया हमारा मेन टॉपिक कि भाई हमें मीडियन ढूंढना है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले जरूरी होती है सीएफ। तो सीएफ ढूंढते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे मिलती है भाई? ये फ्रीक्वेंसी जो आपको दी होती है उसका सम करना होता है। यहाँ पे 2 है, 2 + 3 5 है, 5 + 8 13 है, 13 + 6 19 है, 19 + 6 25 है, +3 28 है, +2 करेंगे तो 30 है। भाई यहाँ पे मुझे पता चला, यहाँ लिखा है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज 30। अरे क्या बात है भाई, अब हमारे लिए आसानी हो गई। हमें सबसे पहले ढूंढना होता था n/2, तो 30/2 विच इज आर आंसर इज 15। अरे 15 कहां पे लाई करता है? तो सीएफ में पता चल रहा है यहां तक तो 13 था, मतलब 14 15 16 सब यहां लाई कर रहा है। मतलब ये हमारा मीडियन क्लास है। क्या है? मीडियन क्लास है, जिसका एल हमारा एल, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाली सीएफ हमारी सीएफ है ना। याद है ना, प्रीसीडिंग क्लास की सीएफ लेते हैं भाई। अच्छा सर यहाँ गैपिंग कितना है? मैंने कहा एच का गैपिंग मुझे 5 दिख रहा है भाई। अच्छा, तो सब कुछ मिल चुका है, तो क्यों ना यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जाए। मीडियन का फॉर्मूला सिंपली सभी जानते हैं, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अगर देखा जाए तो इस चैप्टर का भी काफी अच्छा वेटेज है। डेफिनेटली कोई भी बच्चा, कमजोर से कमजोर बच्चा हो, है ना, जिससे अपना स्कोर बढ़ाना है, तो स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ऐसे अच्छे अच्छे चैप्टर है, एपी है, ये सब चैप्टर्स को जरूर टारगेट करें, आपको जरूर फायदा होगा। सर्कल और ट्राइंगल के थियरम्स को बिल्कुल ना भूले प्लीज। यहाँ पे अगर एल की बात करें तो वो हमारे पास 55 था, प्लस n/2 हमने किया था तो वो मुझे 15 मिला था। सी एफ मुझे यहाँ पे बच्चा लोग 13 मिली हुई थी। अच्छा, अपॉन एफ की बात करें तो वो 6 था, और एच की वैल्यू अगर देखा जाए तो 5 दिया हुआ था। देखो ये 55 है, मतलब 15 माइनस 13 देखा जाए 2 है, तो 2 3 जा मतलब 5/3 की अगर चर्चा करें तो ये होता है 1.666, जिसे 1.67 बुला लेते हैं। अगर ऐड करेंगे तो 55 + 1 56.67, तो हमारा आंसर आ गया 56.67। चलिए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे दिया हुआ है 30 वुमेन्स वेयर वगैरह वगैरह, मतलब वापस भाई स्टैटिस्टिक्स का सवाल है। यहाँ पे उन्होंने कहा है फाइंड द मीन। भाई हमें मिल गया, पता चल गया मीन ढूंढना है। देखो डेटा भी नॉर्मल है, कंटिन्यूस दिख रहा है, लेकिन 65 to 68 भाई 3 का गैपिंग। ओहो, अगर आप यहाँ xi मतलब मिडिल वैल्यू ढूंढने जाओगे, दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो थोड़ी सी कठिनाई, मतलब डेसिमल पॉइंट देख के आपको लग सकती है। पर मैं आपको बता दूं, जब भी आपको गैपिंग ऐसा दिखे 3 5 ऐसा, है ना, या कुछ भी 4 या कुछ भी, तो आप करिए उसका आधा, 3 का आधा 1.5। तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें 1.5 ऐड कर दो या इसमें 1.5 माइनस कर दो, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। क्या बात कर रहे हो सर? इसमें 1.5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 66.5। मैंने कहा बिल्कुल, आप दोनों का प्लस कीजिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए, यही मिलेगा। दूसरी बात आपको बता दो, यहाँ 3 3 का गैप है यहाँ पे भी। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, यानी अगर यहाँ पे 3 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 69.5। आप दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 कीजिए, यही मिलेगा। सेम आगे 3 ऐड करोगे तो यहाँ 72.5, फिर 75.5, फिर आ जाता है 78.5, फिर हो जाता है 81.5, फिर हो जाता है 84.5। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एक्सआई को ढूंढ सकते हो। और इतने घटिया डेटा देख के बच्चे कहते हैं सर एज्यूम मीन मेथड लगा ले। मैंने कहा बिल्कुल भाई, यहाँ पे उसके लिए मुझे यहाँ इसको एज्यूम मीन ले लेना चाहिए कि चल तू है ना, बीच वाला नंबर्स। हमें क्या ढूंढना होता था? फिर डी आई ढूंढते थे, विच इज एक्सआई माइनस ए। अच्छा, एक्स आई माइनस ए, तो अगर आप करोगे तो आपको बता दूं, यहाँ पे देखो एक्स आई ये है और यही ए है, तो इसमें से माइनस करोगे तो ये 0 होगा। फिर यहाँ पे माइनस करोगे 78.5 माइनस दिस, तो यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ पे 9 ऐसा आएगा, और ऊपर आएगा -3 -6 एंड -9। कैसे पता? हमें पता था यहाँ गैपिंग जो होता है वही यहाँ पे हमें दिखता है, और ऊपर उसका नेगेटिव वाला। अच्छा सर, अब हम क्या करते थे? मैंने कहा ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी है, तो आप यहाँ पे ढूंढते थे एफ आई इंटू डी आई, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या था? मीन का फॉर्मूला था भाई ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो जरूर चलिए ट्राई करते हैं एफ आई इंटू डी आई करने की। देखो 2 9 जा -18, 4 6 जा -24, 3 3 जा -9, 8 इंटू 0 0, 7 3 जा 21, 4 6 जा 24, 2 9 जा 18। मैंने कहा भाई अगर देखा जाए तो सिग्मा एफ आई डी आई यहाँ पे आपको मिल चुका है। ट्राई कीजिए क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 21 -9 क्या होता है? 21 -9 इज 12 होता है। बढ़िया बात है। देखो यहाँ पे हमें सिग्मा एफ आई की भी जरूरत पड़ने वाली थी, तो इसका जरा प्लस कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे देखा जाए तो शायद उन्होंने दिया होता है, नहीं दिया कोई बात नहीं, चलो 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 प्लस अगर ये 15 की बात करें, 8 + 7 15 होते हैं, 15 + 9 होता है 24, 24 प्लस ये 6 की बात करें तो ये हो जाता है 30,
बढ़िया बात है भाई, सब कुछ मिल चुका है। देखो एज यू मीन हमारा था 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई तो भाई 12 था, नीचे क्या था भैया सिग्मा एफ आई क्या था 30। बच्चे ने कहा सर आपको पता है क्या 4 3 और ये होता है 10 3। मैंने कहा पता है तेरे को 4 डिवाइड बाई 10 बड़ा आसान होता है, ये होता है 0.4, अगर इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 75.9। तो आपका आंसर आ चुका है। आगे देखते हैं जरा, यहाँ पे दिया हुआ है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। अरे क्या बात है भाई, बॉक्स में 1 2 3 अप टू 90 लिखी हुई डिस्क है पड़ी है, मतलब टोटल 90 डिस्क है, तो टोटल आउटकम 90। ओके, क्या कहा है उन्होंने, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक डिस्क हमने उठा ली, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर अ 2 डिजिट नंबर। अगर 2 डिजिट नंबर की बात करें तो बालकों 1 2 3 अप टू 9, उसके बाद 10 11 अप टू 90, तो ये 2 डिजिट नंबर है, मतलब 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट नंबर है। तो ये 9 नंबर अगर 90 में से आपने माइनस कर दिए, 9 नंबर को अगर आपने माइनस कर दिया तो बचता है 81, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 81 आउट ऑफ टोटल 90। बच्चे ने कहा सर 9 9 सा 10 9 सा, तो ये आ जाता है 0.9, है ना। यहाँ पे हमें क्लिक कर सकते हैं कि 9 9 ऐसे कटिंग कर सकते हैं, 10 9 ऐसे कटिंग कर सकते हैं। पता चला। अब कुछ क्या सोचते हैं, कुछ डायरेक्टली सोच लेते हैं सर 10 से लेके 90 मतलब कि 80 डिजिट्स होंगे, नहीं 81 होते हैं, समझना 10 से चालू कर रहे हो आप, 11 से नहीं, तो इतनी बात थोड़ी सी फोकस कर लेना। यहां कहा है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब कैसा भाई, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये सब आते हैं, 9 का स्क्वायर भी आता है विच इज 81 यहाँ पे, लेकिन 10 का स्क्वायर नहीं आता क्योंकि ये 100 हो जाता है। तो मतलब ऐसे कितने नंबर है, 9 नंबर है, तो दूसरे का आंसर आ जाएगा 9 प्रोबेबल आउट ऑफ टोटल 90, तो 9 10 मतलब 1/10 इज 0.1। आगे देखते हैं जरा, अगर तीसरे सवाल की बात करें तो उन्होंने कहा है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल नंबर की बात करें तो देखो यहाँ पे हमें पता है 1 से लेके 90 तक, 5 1 सा 5 10 सा अप टू 5 18 सा, 5 18 सा 90 होता है, क्योंकि 90 को हम लिख सकते हैं 18 इंटू 5, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 कितनी बार आ चुका है, 18 टाइम आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा लोग 18 आउट ऑफ 90, 18 5 जा 1/5 इज एक्चुअली 0.2। आगे देखते हैं, यहां कहा है अ परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब, ओके भाई यहां पे देखा जाए तो मुझे इतना पता है 1 का क्यूब हमारे पास है भाई, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64, लेकिन 5 का क्यूब हमारे पास नहीं है क्योंकि वो होता है 125। तो मतलब 4 ही ऐसे नंबर है जिसका क्यूब अवेलेबल है हमारे पास, तो हो जाएगा 4 आउट ऑफ 90। मैं लिख सकता हूं 2 2 जा 45 2 जा, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए देखते अगला सवाल, यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे दिया हुआ है एन अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड कॉइन मतलब कि भाई ऐसा कॉइन जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसे 3 बार टॉस किया गया, देखो लिखा है टॉस थ्राइस, तो मैंने कहा ऐसी बात है तो मैं यहां लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने पॉसिबल है। अच्छा कैसे, मैंने कहा देखो एक बार थ्रो करने पर 2 आउटकम मिलते हैं, हेड या तो टेल। अच्छा 2 बार करने पर 2 इंटू 2, 3 बार करने पर 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसका मतलब हो जाता है 2 की पावर 3 विच इज 8। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2 रेज टू n वाला फॉर्मूला से, कि n क्या होता है नंबर ऑफ थ्रो या नंबर ऑफ, है ना, हम कह सकते हैं कोई, तो 2 की पावर 3 लिख के आपको डायरेक्ट आंसर 8 मिल सकता है। अब मैंने कहा अगर आपको सैंपल स्पेस चाहिए तो क्या होगा कि भाई 8 आउटकम पॉसिबल थे जिसमें हेड और टेल 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो आप लिख सकते हो कि भी 4 बार हेड आया होगा 4 बार टेल आया होगा। अच्छा उसका आधा करोगे तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, उसका आधा करोगे तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। अगर ऐसे लिख दोगे तो आपको सारे सैंपल स्पेस मिल जाएंगे विदाउट एनी मिस्टेक। अच्छा ये टेक्निक है, यस ये पैटर्न है, आपको यही तो समझनी है हर एक सवाल में पैटर्न। ओके यहाँ पे क्या कहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली 2 हेड। मैंने कहा देखो एग्जैक्टली अगर 2 हेड की बात करें तो मुझे यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, तो इसका मतलब 3 बार दिख रहा है, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा कि भाई 3 बार आउट ऑफ टोटल 8 बार। अगर आगे देखा जाए तो यहां दिया है एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट कहा भाई एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2 हेड चाहिए, मतलब उससे ज्यादा चलेंगे, तो मैंने कहा यहाँ 2 तो थे साथ में ये भी चलेगा क्योंकि यहाँ 2 से ज्यादा थे। अच्छा तो इसका मतलब हो जाएगा 4 आउट ऑफ 8 विच इज 1/2। अगर तीसरी बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ कहा है
एटमोस्ट 2। ओहो, एटमोस्ट कह दिया भाई, कहानी बदल गई। मैक्सिमम 2 यानी उससे ज्यादा नहीं चलेंगे, 3 वाला नहीं चलेगा, बाकी सब में 2 से कम है। यहाँ पे देखो, यहाँ 0 है, 0 भी चलेगा, क्यों, 2 से कम है ना भाई वो। फिर 1 है, फिर 2 देखा है, अच्छा उसके ज्यादा तो अलाउड नहीं है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है भाई। तो ये कितने हैं, यहाँ पे टोटल 7 है आउट ऑफ 8। ओके, आगे देखा जाए तो यहाँ कहा है मोर हेड देन टेल। क्या बात है भाई साहब, उन्होंने पूछ लिया कैसा सवाल। देखना जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट को मैं अगर डी बुला लूं तो यहाँ हेड ज्यादा चाहिए टेल से, तो आप देखना कहाँ ऐसा दिख रहा है। मैंने कहा यहाँ मुझे दिख रहा है, देखो जरा बॉक्स कर रहा हूं, यहाँ दिख रहा है हेड टेल से ज्यादा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा भाई, ये तो ज्यादा हो गए, टेल ज्यादा हो गए। अच्छा यहाँ दिख रहा है, तो भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 बार ऐसा आ रहा है, तो 4 आउट ऑफ 8 की बात करें तो ये हो जाता है 1/2। यहाँ पे हो जाता है हमारा पेपर समाप्त। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। और आपने देखा, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी सवालों के सॉल्यूशन देख के फायदा हुआ होगा। अगर अच्छा लगे तो आपके इसी तरीके से जो भी ऐसे दोस्त हो जो आपके सेम स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हैं, चाहे उसका बेसिक है, स्टैंडर्ड है, अगर वो चाहते हैं कि किसी भी पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं ताकि उन्हें थोड़ी प्रैक्टिस हो, तो ये वीडियो उनके लिए काम का आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी के बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ी मदद मिल सकती है। और स्पेशली जो बेसिक वाले हैं उनके लिए तो बड़ा काम का है, क्योंकि ये बेसिक के ही पेपर है, स्टैंडर्ड के हो सके तो मैं उसके भी ट्राई करूंगा कि वो भी अपलोड टाइम पे हो जाए।